नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका फेवरेट डॉक्टर गोगा। ये वीडियो जो है जिसमें जो हम पढ़ेंगे, इसकी रिक्वेस्ट आप लोगों ने मुझे बहुत बार की, बट मैं रिलक्टेंट था थोड़ा सा ये बनाने के लिए, बिकॉज़ ड्रग इंटरेक्शंस जो हैं आई फील कि हमें अलग से नहीं पढ़नी चाहिए। अलॉन्ग विद द चैप्टर जो दवाई आती है वी नीड टू स्टडी अलॉन्ग विद दैट, बट क्योंकि आप बहुत ज़्यादा एडमेंट थे कि हमें तो चाहिए ये टॉपिक, तो आपकी रिक्वेस्ट पे मैं ये टॉपिक सेपरेटली बना रहा हूँ। इसमें बेसिकली हमने ऑलरेडी सारे चैप्टर्स में ये दवाइयाँ कर रखी हैं, इंटरेक्शंस कर रखी हैं, तो यहाँ पे जाके बेसिकली हम इनको क्लब कर रहे हैं। ठीक है, तो टॉपिक है हमारा ड्रग इंटरेक्शंस एंड एंटीडोट्स ऑफ सम पॉइजनिंग्स। तो इस चैप्टर में हम क्या क्या करेंगे, ड्रग इंटरेक्शन के जनरल मैकेनिज्म्स क्या होते हैं, किस तरीके से दो दवाइयाँ इंटरेक्ट करती हैं, इंपॉर्टेंट ड्रग इंटरेक्शंस जिसको हम दो बेसिक पार्ट में डिवाइड करेंगे, एक क्लिनिकली यूजफुल इंटरेक्शन, क्लिनिकली हार्मफुल इंटरेक्शन। ठीक है, फिर एंड में पढ़ेंगे कुछ एंटीडॉट्स के बारे में। तो एक एक करके स्टार्ट करते हैं। अब जो ड्रग इंटरेक्शंस हैं ग्रॉसली दो रीज़न से हो सकती हैं। एक होता है फार्माकोकाइनेटिक, एक होता है फार्माकोडायनेमिक। बेसिक डिफरेंस क्या है कि अगर एक दवाई दूसरी दवाई का प्लाज्मा लेवल चेंज कर दे, हमें पता है कि ज़्यादातर इफेक्ट प्लाज्मा लेवल के हिसाब से आते हैं। अगर प्लाज्मा लेवल कम या ज़्यादा हो गया तो इफेक्ट चेंज हो जाएगा। तो जो प्लाज्मा लेवल चेंज कर दे तो हम उसको कहते हैं फार्माकोकाइनेटिक इंटरेक्शन। ठीक है, बट दूसरा अगर प्लाज्मा लेवल चेंज ना हो, दवाई उतनी ही हो, प्लाज्मा कंसंट्रेशन उतनी हो, बट फिर भी उसका एक्शन कम या ज़्यादा हो जाए, उसको कहते हैं फार्माकोडायनेमिक इंटरेक्शन। तो दो तरह के इंटरेक्शंस होते हैं, काइनेटिक मतलब प्लाज्मा लेवल चेंज करके, डायनेमिक मतलब किसी भी और कारण, मतलब लेवल उतना ही है बट एक्शन ज़्यादा या कम हो गया। ओके, फार्माकोकाइनेटिक इंटरेक्शंस, काइनेटिक्स हमने पढ़ा ही था। फार्माकोकाइनेटिक्स के चार कंपोनेंट होते हैं, ADME स्टडी कहते हैं, अब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म, एक्सक्रीशन। तो अगर हम किसी दवाई का अब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म या एक्सक्रीशन चेंज कर दें तो उसकी प्लाज्मा लेवल चेंज हो सकती है। जैसे एग्जांपल पढ़ते हैं, अब्जॉर्प्शन का सिंपल एग्जांपल है कि जैसे टेट्रासाइक्लिन्स हैं, एक पेशेंट ने टेट्रासाइक्लिन खाई, वो अब्जॉर्ब होगी, उन्होंने काम कर दिया। बट अगर टेट्रासाइक्लिन के साथ उसने कैल्शियम सॉल्ट खा लिया, कोई कैल्शियम सप्लीमेंट्स ले लिए, तो कैल्शियम टेट्रासाइक्लिन को चिलेट कर लेगा, बाइंड कर लेगा। अब वो उसका अब्जॉर्प्शन रुक जाएगा। अब जब अब्जॉर्ब ही नहीं हुई तो इफेक्ट कहाँ से आएगा? तो ये होगी फार्माकोकाइनेटिक इंटरेक्शन। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन का एग्जांपल हम पढ़ लेते हैं। बेसिकली डिस्ट्रीब्यूशन को अफेक्ट करने वाला एक इंपॉर्टेंट है फैक्टर प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग। ठीक है, तो एक दवाई है जैसे वारफरिन है, ये प्लाज्मा प्रोटीन से बाउंड है, एल्ब्यूमिन से बाउंड है। हमने एक और दवाई दी सल्फोनामाइड, उसका नाम है, तो सल्फोनामाइड कह रही मुझे यहाँ बाइंड करना है, तो सल्फोनामाइड बाइंड हो गई, वारफरिन फ्री हो गई। तो फ्री लेवल जब बढ़ गया वारफरिन का तो टॉक्सिसिटी होगी। तो वारफरिन और सल्फोनामाइड की जो इंट्रैक्शन है ये इसका प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग से डिस्प्लेस करके करती है। क्लियर। तीसरा हो गया मेटाबॉलिज्म का। ज़्यादातर ड्रग इंट्रैक्शन जो फार्माकोकाइनेटिक्स वाली है ऐसी होती है। ठीक है, मेटाबॉलिज्म इंक्रीज या डिक्रीज हो जाता है। जैसे हमने पढ़ा था कि रिफेम्पिसिन है, वो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव का मेटाबॉलिज्म बढ़ा देगा। जब ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव में एस्ट्रोजन का मेटाबॉलिज्म बढ़ गया तो कॉन्ट्रासेप्टिव फेलियर हो जाएगा। ऐसे ही कुछ दवाइयाँ हैं जैसे एरिथ्रोमाइसिन है, वो थियोफाइलिन का मेटाबॉलिज्म रोक देगी। जब मेटाबॉलिज्म नहीं हुआ तो थियोफाइलिन की टॉक्सिसिटी हो जाएगी। ठीक, लास्टली एक्सक्रीशन वाला हमने पहले भी एग्जांपल में पढ़ा था कि जो पेनिसिलिन है जैसे, इसका मेन एक्सक्रीशन होता है किडनी से, और मेथड क्या है, ट्यूबुलर सिक्रीशन। पंप से इसको उठा के बाहर फेंक देते हैं किडनी से। तो अगर हम उसके पंप को इनहिबिट कर दें तो ट्यूबुलर सिक्रीशन नहीं होगी, तो पेनिसिलिन ब्लड में रहेगी तो लॉन्ग एक्टिंग हो जाएगी। तो हम इसकी सिक्रीशन को रोकते हैं एक और दवाई देके, प्रोबेनिसिड। तो जब हम प्रोबेनिसिड पेनिसिलिन के साथ देते हैं तो इसकी ट्यूबुलर सिक्रीशन रुक जाती है, प्लाज्मा कंसंट्रेशन बढ़ जाती है, ज़्यादा टाइम तक रहेगी तो ड्यूरेशन ऑफ एक्शन प्रोलॉन्ग हो जाता है। ठीक, तो ये हो गए फार्माकोकाइनेटिक इंटरेक्शंस। अब आ जाते हैं फार्माकोडायनेमिक इंटरेक्शंस पे। इसमें क्या है कि दो दवाइयाँ आपस में इंटरेक्ट तो करती हैं, मतलब एक दूसरे का इफेक्ट तो चेंज करती हैं, बट प्लाज्मा लेवल चेंज नहीं करती, प्लाज्मा लेवल उतना ही रहता है। तो फार्माकोडायनेमिक इंटरेक्शन ब्रॉडली क्या हो सकती है, चार तरीके की, चार चीज़ें हो सकती है। जब दो दवाइयों को एक साथ दें तो चार चीज़ें हो सकती हैं। क्या क्या हो सकता है? एडिशन हो सकता है, सिनर्जिज्म हो सकता है, पोटेंशिएशन हो सकता है, या फिर एंटागोनिज्म हो सकता है। एडिशन का सिंपल जैसे मैथ में हमने पढ़ा था कि 2+2 = 4, फार्मा में भी यही होता है। 2+2 = 4 का मतलब यह है कि एक दवाई ने 2 एक्शन किया, दूसरी ने भी 2 एक्शन किया, टोटल 4 हो गया, मतलब आपस में कोई लेना देना नहीं है।
तो जब ड्रग्स इंटरेक्ट ही नहीं करती एक दूसरे को, वो एडिशन होता है कि एक्शन ऐड हो गया। बस सिनर्जिज्म का क्या मतलब होता है, 2 + 2 = 10। मैथ में नहीं होता, बट फार्मा में हो सकता है कि अगर हमने 2 दवाइयाँ दी, एक का एक्शन 2 है, दूसरी का भी 2 है, बट जब इकट्ठी दी तो एक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ गया, उसको कहते हैं सिनर्जिज्म। जैसे ये एग्जाम्पल है कोट्राइमोक्साजोल। कोट्राइमोक्साजोल एक कॉम्बिनेशन है, इसके नाम में लिखा है इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रिम। ट्रिम मतलब ट्राइमिथोप्रिम, ट्राइमिथोप्रिम विद ऑक्साजोल। ऑक्साजोल मतलब सल्फामिथोक्साजोल। तो ये ट्रिम और ऑक्साजोल का कॉम्बिनेशन है कोट्रिमोक्साजोल। इसमें क्या है कि ट्राइमिथोप्रिम अकेली देते हैं, वो भी बैक्टीरियोस्टैटिक है, सिर्फ ग्रोथ को रोकती है, बैक्टीरिया को नहीं मारती। ऐसी ऑक्साजोल जो है सल्फामिथोक्साजोल, ये भी बैक्टीरियोस्टैटिक है, अकेली देंगे तो बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोकेंगी। बट जब हम इन दोनों को कॉम्बिनेशन में देते हैं कोट्राइमोक्साजोल की टैबलेट में, तो ये बैक्टीरिया को मार देती हैं, साइडल बन जाती हैं। तो ये जो 2+2 है बहुत ज़्यादा हो जाता है, 10 हो जाता है। इस कॉम्बिनेशन को हम कहते हैं सिनर्जिस्टिक कॉम्बिनेशन। ठीक है। अब पोटेंशिएशन का क्या मतलब है कि 2 + 0 = 5। मतलब एक दवाई एक्टिव है, एक एक्टिव नहीं है। जो इनएक्टिव दवाई है उसने एक्टिव दवाई को और एक्टिव बना दिया, उसको कहते हैं पोटेंशिएशन। जैसे इसमें एग्जांपल है आपकी अमोक्सिसिलिन क्लेवुलिनिक एसिड। क्या हुआ, एक बैक्टीरिया ने अमोक्सिसिलिन को तोड़ दिया। बैक्टीरिया के पास पेनिसिलिनेज एंजाइम है, जब हमने अमोक्सिसिलिन दी तो बैक्टीरिया उसको मार देता है, तोड़ देता है। तो अमोक्सिसिलिन कोई काम नहीं कर पा रही। बट क्लेवुलिनिक एसिड जो है, ऑल्दो ये बैक्टीरिया को नहीं मारती, इसका एक्शन 0 होता है, बट क्लेवुलिनिक एसिड बैक्टीरिया के एंजाइम को रोक देती है, बीटा लैक्टामेज को इनहिबिट कर देती है। तो अब जब बैक्टीरिया के पास एंजाइम ही नहीं बचा तो अमोक्सिसिलिन ज़्यादा इफेक्टिव हो जाएगी। तो इस कॉम्बिनेशन को हम कहेंगे पोटेंशिएशन। ठीक। और एंटागोनिज्म का तो मतलब पता ही है कि जब 2 दवाइयाँ ऐड करके उनका एक्शन 4 से भी कम रह जाए तो उसको हम एंटागोनिज्म कहेंगे। मतलब एक दवाई ने दूसरे के एक्शन पे इंटरफियरेंस कर दी। ठीक। तो ये 4 तरह की फार्माकोडायनेमिक इंटरेक्शंस हो सकती है। अब आते हैं इंपॉर्टेंट चीज़ पे, इंपॉर्टेंट ड्रग इंटरेक्शंस। ठीक है जी, हमने सारे चैप्टर्स में अलग अलग पढ़ रखी हैं, यहाँ पे हम बेसिकली क्लब कर रहे हैं इनको। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये आपको आनी चाहिए। इंटरेक्शंस तो लाखों होंगी, ठीक है, बट ये वाली जो इंटरेक्शन है ये आपको आनी चाहिए, इंपॉर्टेंट है क्लिनिकली भी और एमसीक्यूज के हिसाब से। ठीक। स्टार्ट करते हैं हम डिजॉक्सिन से। डिजॉक्सिन हमें पता है कंजस्टिव हार्ट फेलियर में यूज़ करते हैं दवाई। तो डिजॉक्सिन के प्लाज्मा लेवल को कुछ दवाइयाँ इंक्रीज कर देती हैं, मतलब टॉक्सिसिटी का चांस बढ़ा देती हैं। ठीक। कुछ प्लाज्मा लेवल को चेंज करके और कुछ फार्माकोडायनेमिक इंटरेक्शंस के साथ। वो दवाइयाँ कौन सी हैं आपको आनी चाहिए। तो टॉक्सिसिटी कैसे इंक्रीज होती है, एक दवाई होती है क्विनिडिन, विरापामिल, अमियोडारोन एंड थायाजाइड्स। ये डिजॉक्सिन की टॉक्सिसिटी करते हैं। तो इसको आप याद कैसे करते हो कि अगर हमने डिजॉक्सिन दी तो जो क्वीन है, क्विनिडिन मतलब क्वीन जो है उसकी वाट लग जाती है। क्वीन की वाट लग जाना मतलब क्विनिडिन, विरापामिल, अमियोडारोन, थायाजाइड, ये टॉक्सिसिटी करती हैं डिजॉक्सिन की। इसमें से पहली 3 दवाइयाँ जो हैं वो डिजॉक्सिन का प्लाज्मा लेवल बढ़ा देती, मतलब ये फार्माकोकाइनेटिक इंटरेक्शन है। ये इसका बेसिकली पी ग्लाइकोप्रोटीन करके एक सब्सटेंस होता है, ट्रांसपोर्टर होता है, जिससे डिजॉक्सिन एक्सक्रीट होती है, बॉडी से बाहर निकलती है। तो ये पी ग्लाइकोप्रोटीन को इनहिबिट कर देती हैं, तो डिजॉक्सिन का लेवल बढ़ जाता है। ठीक है। जबकि थायाजाइड जो है वो प्लाज्मा लेवल नहीं बढ़ाता, थायाजाइड हाइपोकैलीमिया करते हैं, और हाइपोकैलीमिया में डिजॉक्सिन टॉक्सिक हो जाती है, उतनी ही प्लाज्मा कंसंट्रेशन में टॉक्सिसिटी शो करने लग जाती है। ठीक। तो थायाजाइड फार्माकोडायनेमिक इंटरेक्शन शो करता है, बाकी 3 फार्माकोकाइनेटिक इंटरेक्शन शो करते हैं। ठीक। इसके अलावा जो दूसरा आपको आना चाहिए वो है एंजाइम इनहिबिटर्स हैं, जैसे क्लैरिथ्रोमाइसिन है। क्लैरिथ्रोमाइसिन एंजाइम इनहिबिटर है, ये डिजॉक्सिन का मेटाबॉलिज्म रोक देगा, तो उसकी टॉक्सिसिटी हो जाएगी। तो ये इंटरेक्शंस इंपॉर्टेंट हैं डिजॉक्सिन की। दूसरी इंटरेक्शन जो कई बार एग्जाम में आ चुका है, बीटा ब्लॉकर और विरापामिल वगैरह। बीटा ब्लॉकर मतलब जो भी दवाई लॉल में खत्म हो, जैसे मेटोप्रोलोल हो गया, कोई भी दवाई जो लोल में खत्म हो। और विरापामिल वगैरह, इसमें बेसिकली आपको याद करना है नॉन डीएचपी कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। मतलब कैल्शियम चैनल ब्लॉकर 3 तरह के होते हैं। एक डीएचपी, डीएचपी मतलब जिसका भी नाम डिपिन में खत्म हो, डिपिन जैसे अम्लोडिपिन, निमोडिपिन, ये सब। और 2 और दवाइयाँ, एक विरापामिल है, दूसरी डिल्टियाज़म है।
तो विरापामिल और डिल्टियाज़म को हम कहते हैं नॉन डीएचपी, और डिपिन में खत्म होने वाली डीएचपी। अब क्या है कि ये जो नॉन डीएचपी है, विरापामिल और डिल्टियाज़म, और जो बीटा ब्लॉकर्स हैं मेटोप्रोलोल या कोई भी लोल, इन दोनों का काम सेम है, दोनों हार्ट को डिप्रेस करते हैं। तो अगर हमने दोनों कॉम्बिनेशन में दे दिए तो हार्ट बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो जाएगा। तो इनको कॉम्बिनेशन देने से बहुत सीवियर ब्रेडिकार्डिया हो जाएगा और साथ ही साथ एवी ब्लॉक हो जाएगा है। इसलिए इन दोनों को कभी भी कॉम्बिनेशन में नहीं देते, या बेटाप्रोलोल देंगे या विरापामिल देंगे, ऐसा नहीं कि दोनों इकट्ठे दे देंगे। इकट्ठे देने से सीवियर ब्रेडिकार्डिया विद एवी ब्लॉक हो सकता है, इसलिए इस कॉम्बिनेशन को अवॉइड करना है। ओके, ये इंट्रैक्शन मैंने आपको एग्जांपल में भी समझाई थी। थियोफाइलिन एक दवाई है जो कि एंजाइम से, माइक्रोसोमल एंजाइम से मेटाबोलाइज होती है। तो जब एरिथ्रोमाइसिन दी तो इस एंजाइम को इनहिबिट हो गया, ये जो एंजाइम तोड़ रहा था इसको, एरिथ्रोमाइसिन ने इसको इनहिबिट कर दिया, तो थियोफाइलिन का लेवल बढ़ गया। जब थियोफाइलिन का लेवल बढ़ जाता है तो ये हार्ट और ब्रेन दोनों को एक्टिवेट कर देता है। एट हाई डोजेस थियोफाइलिन स्टिमुलेट हार्ट एंड ब्रेन, मतलब थियोफाइलिन की टॉक्सिसिटी में क्या होगा, टैकिकार्डिया हो जाएगा, पाल्पिटेशंस हो जाएंगी, अरिथमियाज हो जाएंगे। ऐसी ब्रेन में करेंगे तो एंजाइटी हो जाएगी, सीजर्स भी हो सकते हैं। तो ये थियोफाइलिन की टॉक्सिसिटी हो जाएगी। तो एरिथ्रोमाइसिन वगैरह एंजाइम इनहिबिटर थियोफाइलिन के साथ नहीं देने चाहिए। इसमें आपको एरिथ्रोमाइसिन, क्लैरिथ्रोमाइसिन और सिप्रोफ्लॉक्सासिन, ये तीन याद करनी है। सारे एंजाइम इनहिबिटर्स हैं, दे कैन कॉज थियोफाइलिन टॉक्सिसिटी। एरिथ्रोमाइसिन पे कई बार क्वेश्चन आ चुका है, क्लैरिथ्रो या सिप्रोफ्लॉक्सासिन के साथ भी सेम इंटरेक्शन होती है। ओके, एंटासिड्स और शुक्राल्फेट। पहले हम समझते हैं कि ये शुक्राल्फेट है, ये करता क्या है। ये एक स्टमक है, किसी आदमी को पेप्टिक अल्सर हो रखा है, स्टमक में अल्सर हो रखा है। अब इस अल्सर से बचने के लिए हम देते हैं शुक्राल्फेट। शुक्राल्फेट क्या करता है, ये अल्सर के ऊपर एक कवरिंग बना लेता है। जब अल्सर के ऊपर कवरिंग बन गई तो एसिड इस अल्सर को टच नहीं कर पाएगी। जब अल्सर को टच नहीं कर पाएगी तो धीरे धीरे करके अल्सर हील हो जाएगा, क्योंकि अगर एसिड टच करती रही तो अल्सर हील ही नहीं हो पाएगा। इसलिए हमने अल्सर प्रोटेक्टिव दे दिया, जो अल्सर के ऊपर कवरिंग बना देते हैं। बट प्रॉब्लम क्या है कि जो शुक्राल्फेट है उसका साइज तो इतना चाहिए, छोटा सा है बस। तो जब इतना छोटा है तो ये कवर कैसे करेगा, अल्सर को प्रोटेक्ट कैसे करेगा। तो प्रोटेक्शन के लिए शुक्राल्फेट के बहुत सारे मॉलिक्यूल्स को आपस में मिलना पड़ता है, पॉलीमराइज होना पड़ता है। जब शुक्राल्फेट पॉलीमराइज हो जाएगा तभी जाके अल्सर को प्रोटेक्ट कर पाए। अब प्रॉब्लम ये है कि शुक्राल्फेट को पॉलीमराइज होने के लिए चाहिए एसिडिक पीएच, पीएच 4 से कम चाहिए। अगर पीएच 4 से ज़्यादा हो गई तो ये पॉलीमराइज ही नहीं हो पाएगा, और अगर पॉलीमराइज नहीं हो पाएगा तो प्रोटेक्ट नहीं कर पाएगा। तो अब लॉजिकली आप समझ सकते हो कि अगर हमने किसी को एंटासिड्स दी, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड वगैरह दिया, तो वो क्या करेंगे, वो एसिड को न्यूट्रलाइज कर देंगे। और जब एसिड न्यूट्रलाइज होगी तो पीएच बढ़ जाएगी, गैस्ट्रिक पीएच बढ़ जाएगी। और अगर पीएच 4 से ऊपर हो गई तो शुक्राल्फेट पॉलीमराइज नहीं हो पाएगा, और अगर पॉलीमराइज नहीं हुआ तो बेकार हो जाएगा। तो इसलिए एंटासिड के साथ शुक्राल्फेट कभी नहीं देना चाहिए, क्योंकि शुक्राल्फेट इनइफेक्टिव हो जाएगा। ओके, तो मिनिमम से मिनिमम हमें 2 घंटे का गैप रखना चाहिए, 120 मिनट का 2 घंटे का गैप रखना चाहिए शुक्राल्फेट और एंटासिड्स के बीच। ओके, एक और इंट्रैक्शन है क्लोपिडोग्रेल और ओमिप्राजोल की। सबसे पहले हम समझते हैं क्लोपिडोग्रेल क्या है। क्लोपिडोग्रेल एक एंटी प्लेटलेट ड्रग है, ठीक है। ये प्लेटलेट एग्रीगेशन को रोकती है। ये हम यूज़ करते हैं एमआई में, स्ट्रोक में, इनको प्रिवेंट करने के लिए। तो क्लोपिडोग्रेल क्या है, ये इनएक्टिव है, प्रो ड्रग है। क्लोपिडोग्रेल जो है वो इनएक्टिव है। तो सबसे पहले हमें इसको एक्टिव करना पड़े, और इसको एक्टिव करने के लिए एक एंजाइम चाहिए जिसका नाम है CYP2C19। तो आप याद कैसे कर सकते हो, 2C19 में ये Cl जैसा लगता है ना, 1 जो है, तो Cl का मतलब है क्लोपिडोग्रेल। तो क्लोपिडोग्रेल जो है CYP2C19 से मेटाबोलाइज होकर एक्टिव होता है। और जो ओमिप्राजोल वगैरह दवाइयाँ हैं, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स जो हैं हमारे, PPIs जो हैं, वो CYP2C19 को इनहिबिट करते हैं। अब क्या है, एक पेशेंट को MI है तो उसको हम एंटीप्लेटलेट ड्रग देंगे, बीटा ब्लॉकर, बहुत सारी दवाइयाँ मिल रही हैं। और हमारे एक जनरल दिमाग में ये होता है कि किसी आदमी को हमने 2-3 दवाइयाँ दे दी तो उसको एसिडिटी हो जाएगी,
ठीक है। तो हम साथ में एक गिफ्ट दे देते हैं ऑलमोस्ट हर पेशेंट को जिसको 2 दवाइयाँ मिल रही होती हैं, साथ में एक गिफ्ट मिल रहा होता है। कौन सा गिफ्ट? यस, पीपीआईज़ का, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर का, कि एसिड कम कर दें। तो अगर हमने इस पेशेंट को ओमिप्राज़ोल दे दिया तो क्या होगा? ओमिप्राज़ोल CYP2C19 को इनहिबिट कर देगा, क्लोपिडोग्रेल एक्टिव ही नहीं हो पाएगी, और जब एक्टिव नहीं हुई तो बेकार हो जाएगी। क्लियर? तो इसलिए पीपीआई का गिफ्ट इस पेशेंट को नहीं देना है। ठीक, तो हमें सारी की सारी प्राज़ोल ही अवॉइड करनी है। बट अगर प्राज़ोल देना जरूरी है तो हम इनमें से 2 दे सकते हैं, या तो पेंटोप्राज़ोल या रेबीप्राज़ोल। ये 2 जो है दे हैव मिनिमम इनहिबिशन ऑफ CYP2C19। ये सबसे कम करते हैं इनहिबिट CYP2C19 को, करते बाकी भी हैं, ये भी करते हैं, थोड़ा कम करते हैं बाकियों से। ठीक, तो हमें ये इंटरेक्शन ध्यान में रखनी पड़ती है। बट अभी लेटेस्ट रिपोर्ट्स में क्या आ रहा है कि थोरेटिकली तो ये प्रॉब्लम हो रही है, बट प्रैक्टिकली कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, बट अभी तक बुक्स में नहीं आया है, अभी तक स्टडीज़ हो रही है। तो जब बुक्स में आएगा तब सोचेंगे, तब तक हम इनको अवॉइड करें। ओके, अगला क्वेश्चन है प्रोपेनोलोल और ग्लिपिजाइड। ग्लिपिजाइड क्या है? एंटी डायबिटिक ड्रग है, और कोई भी दवाई जिसका नाम आइड में खत्म हो और एंटी डायबिटिक हो तो वो एक साइड इफेक्ट करती है जिसको कहते हैं हाइपोग्लाइसीमिया। हमें पता है डायबिटिक पेशेंट में हाइपोग्लाइसीमिया होने का चांस वैसे ही ज़्यादा होता है, और अगर वो एंटी डायबिटिक ड्रग ले रहा है तो और चांस हो जाएगा। नॉर्मली जब भी किसी पेशेंट को हाइपोग्लाइसीमिया होता है तो उससे नुकसान नहीं होता ज़्यादा। क्यों? क्योंकि बॉडी ने ऐसा ही बनाया हुआ है। हाइपोग्लाइसीमिया जैसे ही होता है बॉडी को लगता है इमरजेंसी हो गई, और जैसे ही इमरजेंसी लगेगा बॉडी को तो क्या होगा? सिंपैथेटिक सिस्टम एक्टिवेट हो जाए। जब सिंपैथेटिक सिस्टम एक्टिवेट हुआ तो उसने बीटा 1 स्टिमुलेट कर दिया, बीटा 2 स्टिमुलेट कर दी, और अगर स्वेट ग्लैंड्स की बात करें तो वहां पे एसिटाइलकोलिन के रिसेप्टर मस्करिनिक रिसेप्टर को एक्टिवेट कर दिया। अब बीटा 1 स्टिमुलेट होने से क्या होता है? टैकीकार्डिया, पाल्पिटेशंस। बीटा 2 स्टिमुलेट होने से क्या होता है? ट्रेमर्स। और मस्करिनिक रिसेप्टर क्या कर देंगे? स्वेटिंग। तो जैसे ही सिंपैथेटिक सिस्टम उसका एक्टिवेट हुआ, उसको टैकीकार्डिया, पाल्पिटेशन, ट्रेमर्स और स्वेटिंग हो गई, एंड दीज आर दी साइंस ऑफ हाइपोग्लाइसीमिया। क्लियर? तो साइंस ऑफ हाइपोग्लाइसीमिया हो गए, साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ हाइपोग्लाइसीमिया हो गए। ठीक है, तो जब भी किसी पेशेंट को हाइपोग्लाइसीमिया होता है तो उसको ये सिम्टम्स आते हैं, तो वो शुगर बिस्किट कुछ खा लेगा तो ठीक हो जाएगा। ठीक, बट सपोज किसी को ये सिम्टम नहीं पता थे और उसने शुगर या बिस्किट नहीं खाई, तो हाइपोग्लाइसीमिया ठीक तो नहीं हुआ। अब क्या होगा? बॉडी अब भी उस आदमी को बचा लेगी, क्योंकि जो बीटा 2 है वो मसल और लिवर में भी होता है। जो मसल और लिवर में बीटा 2 है वो मेटाबॉलिज्म को चेंज करता है और ब्लड शुगर की फॉर्मेशन बढ़ा देता है। ग्लाइकोजिनोलाइसिस को और ग्लूकोनियोजेनेसिस को एक्टिवेट कर देता है, ब्लड शुगर बढ़ जाती है। तो जो हाइपोग्लाइसीमिया था वो रिवर्स हो गया। तो सिंपैथेटिक सिस्टम हाइपोग्लाइसीमिया से 2 तरीके से बचाता है, एक सिम्टम्स करके और दूसरा लिवर के थ्रू रिवर्स करके। तो अगर हमने प्रोप्रेनोलोल दिया, प्रोप्रेनोलोल क्या है? लोल मतलब बीटा ब्लॉकर है। अब ये जो है ये बीटा 1 और बीटा 2 दोनों को ब्लॉक करता है। तो अगर हमने किसी पेशेंट को बीटा ब्लॉकर दिया तो क्या होगा? बीटा 1 और बीटा 2 ब्लॉक हो गए, मतलब टैकीकार्डिया, पाल्पिटेशन, ट्रेमर्स नहीं आए, मतलब उसको सिम्टम्स ही नहीं पता लगे। ले तो इसको कहते हैं मास्किंग ऑफ वार्निंग सिम्टम्स, मास्किंग ऑफ वार्निंग सिम्टम्स ऑफ हाइपोग्लाइसीमिया, वार्निंग सिम्टम्स ऑफ हाइपोग्लाइसीमिया। ठीक, तो बीटा ब्लॉकर देने से वार्निंग सिम्टम्स आएंगे ही नहीं, पेशेंट को पता ही नहीं लगेगा कि मेरे को हाइपोग्लाइसीमिया हो गया। जब पेशेंट को पता ही नहीं लगेगा तो वो शुगर नहीं खाएगा। बट अगर नॉर्मली आदमी शुगर नहीं खाता था तो कौन बचाता था? लीवर और मसल में बैठा बीटा 2, बट हमने वो बीटा 2 भी ब्लॉक कर रखा है, तो मतलब रिवर्सल भी नहीं हो सकता। तो अब चांस है कि आदमी कोमा में चला जाए। ठीक, इसलिए नॉन सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर आर कॉन्ट्राइंडिकेटेड विद एनी ड्रग विच इज लाइकली टू कॉज हाइपोग्लाइसीमिया। क्लियर? अब एक और एमसीक्यू आता है कि बीटा ब्लॉकर देने के बावजूद भी हाइपोग्लाइसीमिया का कौन सा सिम्टम रहता है। मतलब हमें पता लग जाएगा कि हाइपोग्लाइसीमिया इस सिम्टम से क्या है। कौन सा है? वो है स्वेटिंग। रिमेंबर, स्वेटिंग जो है वो बीटा से नहीं होती, ये तो मस्करिनिक से होती है। तो दैट मीन्स अगर किसी पेशेंट को अनड्यू स्वेटिंग हो रही है तो चांस है कि उसको हाइपोग्लाइसीमिया हो। दिस इज द ओनली सिम्टम ऑफ हाइपोग्लाइसीमिया विच इज प्रेजेंट इवन इफ अ पर्सन इज टेकिंग बीटा ब्लॉकर्स। ओके, अगली इंट्रैक्शन फिर से एमसीक्यूज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है सिल्डेनाफिल और नाइट्रेट्स की। सबसे पहले नाइट्रेट्स जो हैं वो किस काम आते हैं? यस,
एंजाइना में यूज होते हैं। कैसे काम करते हैं? नाइट्रेट्स नाइट्रिक ऑक्साइड रिलीज करते हैं। नाइट्रिक ऑक्साइड साइक्लिक जीएमपी को बढ़ा देते हैं। साइक्लिक जीएमपी बढ़ जाने से वेसोडाइलेशन हो जाती है। और नाइट्रेट जो हैं वो वेन्स को ज़्यादा डायलेट करते हैं, आर्टरीज को कम डायलेट करते हैं। और वेन्स के डायलेट होने से प्रीलोड कम हो जाता है, जिससे उसके हार्ट की कंडीशन को फ़ायदा होता है, एंजाइना होने के चांस कम हो जाते हैं। ठीक, तो नाइट्रेट ने एनओ रिलीज किया जिससे वेसोडाइलेशन हो गई। अब क्या है कि ये जो सिल्डेनाफिल है, सिल्डेनाफिल जो है ये यूज़ होता है इरेक्टाइल डिसफंक्शन में, इम्पोर्टेंस में यूज़ होता है। तो सिल्डेनाफिल का क्या मैकेनिज्म है? ये साइक्लिक जीएमपी नॉर्मली जब टूटता है, नॉर्मली साइक्लिक जीएमपी एक एंजाइम से टूटता है जिसका नाम है फॉस्फोडाइएस्टरेज। तो नाइट्रेट ने जो साइक्लिक जीएमपी बनाया था काम करने के बाद टूट जाएगा, बट अगर हमने सिल्डेनाफिल दिया तो ये काम रुक जाएगा। सिल्डेनाफिल इस एंजाइम को इनहिबिट करता है। तो सिल्डेनाफिल देने से क्या हुआ? साइक्लिक जीएमपी नाइट्रेट ने बना रखा है ऑलरेडी, और सिल्डेनाफिल ने उसका तोड़ना रोक दिया, तो मतलब साइक्लिक जीएमपी का लेवल बहुत बढ़ जाएगा। और जब साइक्लिक जीएमपी का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा तो क्या हो जाएगा? बहुत ज़्यादा वेसोडाइलेशन हो जाएगी। बहुत ज़्यादा वेसोडाइलेशन मतलब इतनी ज़्यादा वेसोडाइलेशन होगी कि वेन्स के साथ साथ आर्टरीज भी डायलेट होने लग गई। और जब आर्टेरियोलर डायलेशन हो गया तो बीपी कम हो जाएगा, हाइपोटेंशन हो जाएगी। तो सेम आदमी जिसका बीपी मेंटेन्ड था नाइट्रेट देने के बाद, जैसे ही सिल्डेनाफिल दिया वो हाइपोटेंशन में चला गया, तो उसकी जान भी जा सकती है। तो ये इंट्रैक्शन बहुत सिग्निफिकेंट है, आदमी की डेथ भी हो सकती है। तो इसलिए सिल्डेनाफिल शुड नेवर बी गिवन विद नाइट्रेट्स। सिल्डेनाफिल नाइट्रेट के साथ कभी नहीं देना। ठीक, रिमेंबर, हम सिल्डेनाफिल रोकेंगे, नाइट्रेट देते रहेंगे। हमें अपनी प्रायोरिटीज पता होनी चाहिए कि क्या ज़्यादा जरूरी है। ठीक है ना, एंजाइना से रोकना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो सिल्डेनाफिल इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन ए पेशेंट टेकिंग नाइट्रेट्स। सिर्फ सिल्डेनाफिल नहीं, फॉस्फोडाइएस्टरेज इनहिबिटर कोई सा भी हो, चाहे सिल्डेनाफिल हो या टाडालाफिल हो। टाडालाफिल इसमें से लॉन्गेस्ट एक्टिंग है। ठीक है, वारडेनाफिल है, कोई भी फिल वाली दवाई जो है वो कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है डाइसल्फिराम लाइक रिएक्शन। इसको समझने के लिए हम कहते हैं हमने इथाइल अल्कोहल पिया। लोग पीते हैं इथाइल अल्कोहल, मजे लेने के लिए पीते हैं। इथाइल अल्कोहल पिया तो उसका मेटाबॉलिज्म होके बन गया एस्टाल्डिहाइड। एंजाइम था अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेस। अब एस्टाल्डिहाइड का मेटाबॉलिज्म होके बन गया एसीटेट आयंस या एसिटिक एसिड कह लो, एसिटिक एसिड। इसका काम होता है एल्डिहाइड डिहाइड्रोजिनेस। ठीक, तो नॉर्मली जब आदमी अल्कोहल पीता है तो वो एल्डिहाइड में कन्वर्ट होता है और एल्डिहाइड से एसिड में कन्वर्ट होता है। अल्कोहल जो है वो यूफोरिया करता है, जो भी अच्छे जिस किक के लिए आदमी पीता है वो करता है। उसके बाद एल्डिहाइड बनता है, बट एल्डिहाइड बहुत जल्दी एसिटेट आयंस में या एसिटिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, जो कि नॉन टॉक्सिक कुछ नहीं करते। तो नॉर्मली जब आदमी ड्रिंक करता है तो सिर्फ मज़ा आता है, उसके बाद वो इनएक्टिव हो जाता है। ठीक, बट प्रॉब्लम क्या है? वो है ये एस्टाल्डिहाइड। अगर ये ब्लड में जमा हो गया तो वो सब चीज़ें होंगी जो हमें नहीं चाहिए। क्या नहीं चाहिए? ब्लरिंग विजन, ब्लरिंग ऑफ विजन, अबडोमिनल पेन, लेबाइल ब्लड प्रेशर, बीपी बहुत बढ़ गया, बहुत कम हो गया, तो वो सारी चीज़ें होंगी जो नहीं चाहिए। बट एल्डिहाइड नॉर्मली बॉडी में रहता ही नहीं, क्योंकि एल्डिहाइड डिहाइड्रोजनेज इतना फास्ट वर्किंग है कि जैसे ही एल्डिहाइड बनता है इसको बड़ी जल्दी एसिटिक एसिड में कन्वर्ट कर देता है। ठीक, तो अब क्या हुआ, एक आदमी था, हमारा दोस्त था, वो रोज दारू पीता था। ठीक, साइकोलॉजिकली डिपेंडेंट था। ठीक है, रोज सुबह उठ के कहता कि आज मैंने छोड़ दी, आज से नहीं पीऊंगा। ठीक, बट शाम को फिर टून पड़ा होता था। तो हमने देखा कि ये साइकोलॉजिकली डिपेंडेंट है, छोड़ना तो चाहता है बट ये छोड़ नहीं पा रहा, बोतल देख के कंट्रोल नहीं कर पाता खुद को। तो हमने उससे एक दिन पूछ लिया कि भैया बताओ कि सही में छोड़नी है? वो कहता हाँ हाँ मैंने पक्का आज से तो बिल्कुल नहीं पीऊंगा। हमने कहा ठीक है, अगर आज से नहीं पीनी ना एक दवाई खा लो। हमने उसको एक दवाई दे दी, उसका नाम था डाइसल्फीराम। डाइसल्फीराम इज एल्डिहाइड डिहाइड्रोजिनेज इनहिबिटर, इस एंजाइम को इनहिबिट करती। अब सुबह का टाइम था, उसने सोचा कि मैं छोड़ दूंगा, तो उसने डाइसल्फीराम खा ली गोली। अब शाम को वो भूल गया कि सुबह क्या बोला था, और शाम को बोतल देखी खोल ली उसने। जैसे उसने अल्कोहल पिया, अल्कोहल से एल्डिहाइड तो बन गया, बट एल्डिहाइड से एसिड नहीं बन पाया, तो अल्कोहल उसके एल्डिहाइड उसके ब्लड में जमा रह गया, और उसके कारण अब उसको जो मज़ा आना था उससे पहले उसको सजा मिल गई। उसको अब्डोमिनल पेन होना शुरू हो गया, ब्लड विजन हो गई, चक्कर आने शुरू हो गए, बीपी कम हो गया, तो उसकी हालत हो गई बहुत ज़्यादा खराब।
ठीक है। अब वो अगली बार ये 100 बार सोचेगा दारू पीने से पहले कि भाई मेरी उस दिन की हालत हो जाएगी, हालत मेरी इतनी ख़राब हो जाएगी, तो आदमी छोड़ सकता है। तो डाइसल्फिराम यूज़ करते हैं साइकोलॉजिकली डिपेंडेंट लोगों में अल्कोहल को क्विट करने के लिए। ठीक, तो इसको कहते हैं हम अल्कोहल अवर्शन थेरेपी, कि अल्कोहल को अवॉइड करेगा आदमी, डर जाएगा। ठीक, अब क्या है कि डाइसल्फिराम तो हमने इंटेंशनली दी थी उस आदमी को जो बहुत दारू पीता है ताकि ना पी। ठीक, अब बहुत सारी और दवाइयां हैं जो इसी एंजाइम को इनहिबिट करती हैं, एल्डिहाइड डिहाइड्रोजिनेज को, बट हम उनको उस पर्पस के लिए नहीं दे रहे हैं, मतलब अल्कोहल छुड़ाने के लिए नहीं दे रहे हैं। जैसे एक एग्जांपल समझ लो, मेट्रोनिडाजोल है, हम तो इसको डायरिया में दे रहे हैं, अमीबियासिस में दे रहे हैं। ठीक है, अब आदमी अल्कोहलिक नहीं है, एक आदमी है कभी कभार पार्टी में पी लेता है, ठीक है, तो उसको हमने मेट्रोनिडाजोल दे रखी है क्योंकि उसको डायरिया हो गया था कुछ दिन पहले। अब मेट्रोनिडाजोल भी इसी एंजाइम को इनहिबिट करती है। अब 3 दिन से वो मेट्रोनिडाजोल खा रहा था, अब उसने पार्टी में दारू पी ली, तो क्या होगा, उसने अल्कोहल पिया, अल्कोहल से एल्डिहाइड बन गया, बट एल्डिहाइड से एसिड तो बना ही, एसिड नहीं बना, एल्डिहाइड जमा हो गया, एल्डिहाइड जमा हो गया तो उसको सारे सिम्टम्स आ गए। ठीक है, अब्डोमिनल पेन, ब्लरिंग ऑफ विजन, बीपी चेंज, सब आ गया। ठीक है, तो सेम सिम्टम्स आ गए तो उसको कहते हैं हम डाइसल्फिराम लाइक रिएक्शन। ठीक है, तो जब भी कोई दवाई एल्डिहाइड डिहाइड्रोजिनेज को इनहिबिट करती है, हम किसी और पर्पस के लिए यूज़ करते हैं, तो हम उसको इंस्ट्रक्शन देते हैं पेशेंट को कि जब तक ये दवाई ले रहे हो तब तक दारू नहीं पीनी, अदरवाइज डाइसल्फिराम लाइक रिएक्शन हो जाएगा। ओके, तो कौन सी दवाइयाँ ये रिएक्शन करती हैं, तो इनको हम याद करते हैं साइक्लिक जीएमपी से। साइक्लिक जीएमपी, सी से 2 दवाइयाँ हैं, एक है क्लोरप्रोपामाइन, दूसरी है सिफोपिराजोल। जी से ग्राइजियोफल्विन, एम से मेट्रोनिडाजोल जो हमने अभी भी पढ़ा, और से पी से प्रोकार्बाजिन। ठीक, ये सारी दवाइयाँ एल्डिहाइड डिहाइड्रोजिनेज इनहिबिटर हैं, तो ये डाइसल्फिराम लाइक रिएक्शन कर सकती है। क्लोरप्रोपामाइड एंटी डायबिटिक है, सिफोपिराजोन एंटीबायोटिक है, ग्राइजोफल्विन एंटी फंगल है, और सारी निडाजोल, सिर्फ मेट्रोनिडाजोल नहीं, टिनिडाजोल, सक्निडाजोल, ओनिडाजोल, ये सब, और प्रोकार्बाजिन जो कि एंटी कैंसर है। सो दीज आर दी ड्रग्स दैट शुड बी अवॉइडेड इन क्रॉनिक अल्कोहलिक्स, या फिर नॉर्मल आदमी में भी जब भी देते हैं तो उसको इंस्ट्रक्ट करते हैं कि अल्कोहल नहीं पीना है। ओके, सो दैट इज इंपॉर्टेंट अबाउट डाइसल्फिराम लाइक रिएक्शन। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ आपको क्या ध्यान रखनी है कि कई बार क्वेश्चन आता है कि मेटफॉर्मिन जो है वो अल्कोहलिक्स को नहीं देनी, रीज़न, और पहला ऑप्शन वो देते हैं इट कॉजेज डाइसल्फिराम लाइक रिएक्शन। तो यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि जहाँ पे भी अल्कोहल देखो जरूरी नहीं है आंसर डाइसल्फिराम लाइक रिएक्शन हो। ठीक है, तो मेटफॉर्मिन डाइसल्फिराम लाइक रिएक्शन नहीं करती, ये एल्डिहाइड डिहाइड्रोजिनेज को इनहिबिट नहीं करती। बट मेटफॉर्मिन अगर हम लिवर की डिजीज़ में या किडनी की डिजीज़ के पेशेंट को देते हैं तो देर इज़ हाई चांस ऑफ लैक्टिक एसिडोसिस। अब क्योंकि क्रॉनिक अल्कोहलिक है तो मोस्ट लाइकली उसको लिवर डिजीज़ होगी, और लिवर डिजीज़ के पेशेंट में लैक्टिक एसिडोसिस का चांस बहुत हाई होता है, इसलिए मेटफॉर्मिन कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। मेटफॉर्मिन डाइसल्फिराम नहीं करता, ये लैक्टिक एसिडोसिस करता है, इसलिए कॉन्ट्राइंडिकेटेड है लिवर डिजीज़ और किडनी डिजीज़ में। ओके, अगला इंपॉर्टेंट इंट्रैक्शन है लिथियम का। हमें पता है कि लिथियम बाइपोलर डिसऑर्डर में यूज़ करते हैं, बहुत नैरो थेरापेटिक इंडेक्स है, थोड़ा सा कंसंट्रेशन भी कम ज़्यादा होते टॉक्सिसिटी हो सकती है। तो सबसे पहले लिथियम में बेसिक चीज़ आपको क्या समझनी है कि जो लिथियम है वो पीरियोडिक टेबल की अगर आपको याद हो केमिस्ट्री में, वो एक ही ग्रुप में आता है जिसमें सोडियम भी था, लिथियम भी था, सोडियम भी था। तो बॉडी जो है वो लिथियम और सोडियम को डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाती, तो बॉडी लिथियम को वैसे ही हैंडल करती है जैसे बॉडी सोडियम को करती है, एंडोजिनस को। अब क्या होता है कि सपोज हमने बहुत ज़्यादा नमक खा लिया, मैंने सपोज अचार के साथ परांठे खा लिए, बहुत सोडियम खा लिया, तो क्या मुझे हाइपरटेंशन हो जाएगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जैसे ही बॉडी में सोडियम ज़्यादा आया तो किडनी ने ज़्यादा निकाल दिया, सोडियम का लेवल तो मेंटेन करना है बॉडी में। सपोज मैंने 2 दिन तक सॉल्ट नहीं खाया, फास्टिंग रख ली, तो क्या मुझे हाइपरटेंशन हो जाएगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि बॉडी सोडियम को ज़्यादा कंजर्व कर लेगी, किडनी उसको एक्सक्रीट ही नहीं होने देगी, क्योंकि सोडियम का लेवल मेंटेन करना है। तो दैट मीन सोडियम का लेवल मेंटेन होता है, डाइट में हम कम खाएं ज़्यादा खाएं, किडनी उस हिसाब से एडजस्ट कर लेती है, ज़्यादा खाएंगे तो ज़्यादा निकाल देगी, कम खाएंगे तो कम निकलने देगी। ठीक, अब क्या है, एक पेशेंट को बाइपोलर डिसऑर्डर था और वो लिथियम ले रहा था, लिथियम का लेवल ले रहा था, नॉर्मल डोज ले रहा था। इस आदमी ने क्या किया, फास्ट कर लिया, इसने 2 दिनों तक कुछ नहीं खाया,
तो अगर इसने 2 दिनों तक नमक नहीं खाया तो बॉडी में नमक कम हो गया, सोडियम कम हो गया। जब सोडियम बॉडी में कम है तो बॉडी क्या करेगी, किडनी क्या करेगी, वो सोडियम को रिटेन कर लेगी। बट अब किडनी को थोड़ी पता कि ये सोडियम है या लिथियम है, वो लिथियम को भी रिटेन कर लेगी। क्लियर? सो बेसिकली देयर इज मोर रीअब्जॉर्प्शन ऑफ लिथियम। लिथियम का रीअब्जॉर्प्शन बढ़ गया, रीअब्जॉर्प्शन बढ़ने से क्या हो जाएगा, प्लाज्मा लेवल इंक्रीज हो जाएगा, तो टॉक्सिसिटी हो जाएगी। तो इसलिए लिथियम वाले पेशेंट को फास्टिंग करने से मना करते हैं, क्योंकि लिथियम की टॉक्सिसिटी हो जाए। ठीक है? तो सेम प्रॉब्लम होती है जब हम इसमें कोई डायूरेटिक देते हैं, जैसे थायाजाइड दे दिए। थायाजाइड क्या करते हैं, वो सोडियम का लॉस करते हैं बॉडी से। अब जब सोडियम का लॉस होता है तो बॉडी सोडियम को कंजर्व करने की कोशिश करती है। अब सोडियम को तो कंजर्व कर नहीं पाएगी, क्यों नहीं कर पाएगी, क्योंकि थायराइड लॉस कर रहा है। बट वो सोडियम की जगह लिथियम को कंजर्व करने लग जाएगी, और अगर लिथियम कंजर्व हो गया तो क्या होगा, फिर से टॉक्सिसिटी हो जाएगी। तो थायाजाइड भी लिथियम की टॉक्सिसिटी करते हैं। ओके, तो थायाजाइड की तरह ही और कौन कौन सी दवाइयां लिथियम की टॉक्सिसिटी करते हैं, इसके अलावा है दूसरी दवाई है इंडोमिथासिन, और तीसरी दवाई है लिजिनोप्रिल। तो 3 दवाइयां हैं, कई बार पूछ लेते हैं एग्जाम में, कौन सी दवाइयां लिथियम की टॉक्सिसिटी करती हैं, तो वो इनके नाम में ही लिखा है, लिथियम के नाम में ही, कि लिजिनोप्रिल, इंडोमिथासिन और थायाजाइड दे कॉज लिथियम टॉक्सिसिटी। ठीक है, नेक्स्ट है पैथिडिन का। पैथिडिन क्या है, ये एक पेन किलर है, ओपियोइड है, हमें पता है। पैथिडिन जो है 99% इनएक्टिव हो जाता है एक एंजाइम से जिसका नाम है माओ-ए। माओ-ए पैथिडिन को तोड़ के इनएक्टिव कर देता है, बट बहुत थोड़ा सा पैथिडिन 1% कह लो, वो नॉरपैथिडिन में कन्वर्ट हो जाता है। अब नॉरपैथिडिन जो है इसकी 2 प्रॉपर्टीज हैं। पहला कि नॉरपैथिडिन जो है बहुत ज़्यादा अकमुलेट होने की टेंडेंसी रखता है, कुमुलेशन की टेंडेंसी रखता है, मतलब ये बहुत लॉन्ग एक्टिंग है। एक बार जो नॉरपैथिडिन बन गया वो बॉडी में पड़ा रहे। ठीक, अब जैसे हमने पैथिडिन दिया एक दिन, 99% तो टूट गया, बहुत थोड़ा सा नॉरपैथिडिन बना, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। दूसरे दिन फिर दिया, 99% टूट गया, 1% नॉरपैथिडिन और बन गया, बट कल वाला भी कहीं नहीं गया, आज वाला भी है, कल वाला भी है, जमा हो गया। ठीक, तीसरे दिन और जमा हो गया, तो ऐसे ऐसे जमा होता जाता है। और जब ये सफिशिएंट लेवल ब्लड में पहुंच जाता है तब ये करता है CNS को स्टिमुलेट, जिससे आदमी को सीजर्स हो सकते हैं। ठीक, इसलिए पैथिडिन को कभी भी लॉन्ग टर्म नहीं देते, 1-2 दिन के लिए ठीक है, बट महीना 2 महीने नहीं देंगे, क्योंकि वो जमा करता रहेगा नॉरपैथिडिन और उससे आदमी को सीजर हो जाएगी। ठीक, दूसरी चीज, एक पेशेंट को डिप्रेशन है और पेशेंट ऑलरेडी माओ इनहिबिटर पे चल रहा है। ठीक, पुरानी माओ इनहिबिटर्स की बात करें, जैसे फेनेल्जिन था, फेनेल्जिन या आइसोकार्बोक्साजाइड था, माओ इनहिबिटर्स पेशेंट ले रहा है डिप्रेशन के लिए, उसको पेन हुआ और हमने पैथिडिन दे दिया, तो क्या होगा, पैथिडिन टूटेगा तो है ही नहीं, क्योंकि माओ तो इनहिबिटेड है। अब सारा का सारा पैथिडिन नॉरपैथिडिन बनाने लग जाए तो एक डोज से ही दौरा पड़ सकता है उसको। तो पैथिडिन इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन अ पेशेंट टेकिंग माओ इनहिबिटर। हम एक डोज भी नहीं देंगे, नॉर्मली कुछ दिन के लिए दे सकते हैं, बट माओ इनहिबिटर के साथ तो एक भी दिन नहीं देंगे। ओके, नेक्स्ट है वारफरिन। वारफरिन बहुत इंपॉर्टेंट है दवाई। वारफरिन की कई तरह की ड्रग इंटरेक्शंस हैं, बहुत सारे मैकेनिज्म्स हैं इसमें। सबसे पहला है सिफोपिराजोन के साथ। सिफोपिराजोन एक सेफेलोस्पोरिन है जो कि हाइपोप्रोथ्रोम्बिनीमिया करती है। सिफोपिराजोन प्रोथ्रोम्बिन का लेवल कम करती है, हाइपोप्रोथ्रोम्बिनीमिया। तो उससे क्या होगा, हाइपोप्रोथ्रोम्बिनीमिया है मतलब फैक्टर 2 कम हो गया। और वारफरिन कैसे काम करती है, वो विटामिन के एक्शन को रोकती है, जो कि फैक्टर 2, 7, 9, 10 को एक्टिवेट करता है। ठीक है, तो फैक्टर 2 को ये भी कम करिए, वो भी कम करिए, तो एडिशन हो जाएगा। सो इससे वारफरिन की टॉक्सिसिटी हो जाएगी। ठीक है, तो सिफोपिराजोन जो है वो वारफरिन की टॉक्सिसिटी कर सकती है, इसलिए वारफरिन के साथ नहीं देनी चाहिए। दूसरा एम्पिसिलिन। अब क्या है कि वारफरिन का क्या मैकेनिज्म बताया था हमने, वो विटामिन के को इनहिबिट करती है। विटामिन के क्लॉटिंग विटामिन है, तो विटामिन के को इनहिबिट कर दिया तो एंटी क्लॉटिंग इफेक्ट आ गया। बट विटामिन के बनता कैसे है बॉडी में, विटामिन के बनता है GIT के बैक्टीरिया से। ठीक है, जो गट फ्लोरा है वो विटामिन के बनाने में हेल्प करता है। अब अगर हमने कोई भी ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक दी, जैसे एम्पिसिलिन दी या टेट्रासाइक्लिन्स दी, तो वो GIT के बैक्टीरिया को भी मार दे, और अगर GIT का बैक्टीरिया मर गया तो विटामिन के की प्रोडक्शन ही कम होगी। अगर प्रोडक्शन कम हो गई और साथ में वारफरिन दे रखा है तो उसका एक्शन और ज़्यादा कम हो जाएगा, फिर से देयर इज इंक्रीज रिस्क ऑफ ब्लीडिंग ड्यू टू वारफरिन, टॉक्सिसिटी का चांस बढ़ जाएगा। ठीक है, इसलिए एंटीबायोटिक एम्पिसिलिन वगैरह वारफरिन के साथ नहीं देते,
या डोज एडजस्ट करनी पड़ती है। तीसरा सल्फोनामाइड, हमने पहले ही पढ़ा था। सल्फोनामाइड वारफरिन को प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग साइट से डिस्प्लेस कर देंगे, फ्री कर देंगे। ओवरडोज हो जाएगी फ्री वाले की तो टॉक्सिसिटी हो जाएगी, तो इसलिए फिर से वारफरिन की डोज को एडजस्ट करना पड़ेगा। अब रिफेम्पिसिन सबको पता है, रिफेम्पिसिन एंजाइम इंड्यूसर है। ये वारफरिन का मेटाबॉलिज्म बढ़ा देगा। जब वारफरिन का मेटाबॉलिज्म बढ़ गया तो ये काम करना बंद कर देगी, तो हम क्या करेंगे, हम वारफरिन की डोज को बढ़ा देंगे। बाकी तीनों एग्जाम्पल्स में हमने वारफरिन की डोज को कम किया था, यहाँ पे डोज को बढ़ाया है क्योंकि पहली 3 कंडीशन में टॉक्सिसिटी हो रही थी, इसमें काम रुक गया है। क्लियर। रिफेम्पिसिन के इंट्रैक्शंस, एक इंट्रैक्शन हमने अभी अभी पढ़ी वारफरिन के साथ, वारफरिन का मेटाबॉलिज्म बढ़ा देगी, उसकी टॉक्सिसिटी, उसका एक्शन कम हो जाएगा। ठीक है, तो रिफेम्पिसिन ज़्यादातर दवाइयों के साथ यही करती है, उनका मेटाबॉलिज्म बढ़ा देती है, उनकी एक्टिविटी खत्म हो जाती है। ठीक। दूसरा है इंट्रैक्शन, इसका आपको याद करना है, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स के साथ। एक फीमेल ओसीपीज ले रही थी, उसको टीबी हो गया और हमने रिफेम्पिसिन स्टार्ट की। क्या करेगी रिफेम्पिसिन, ये एस्ट्रोजन का मेटाबॉलिज्म बढ़ा देगी। जब एस्ट्रोजन का मेटाबॉलिज्म बढ़ गया तो ओसीपी फेलियर हो जाएगा, तो हम क्या एडवाइस करेंगे कि कुछ और यूज़ कर लो। ठीक है, कॉन्डम यूज़ कर लो या कोई भी और मेथड यूज़ कर लो, ओसीपीज काम नहीं करेंगे। ठीक। तीसरा इसका इंट्रैक्शन हमें याद करना है एंटी एचआईवी ड्रग्स के साथ, पर्टिकुलरली एनएनआरटीआई और प्रोटीएज इनहिबिटर्स। रिफेम्पिसिन इनका मेटाबॉलिज्म भी बढ़ा देती है, तो एचआईवी की ट्रीटमेंट रुक जाएगी। ठीक है, तो एचआईवी तो टीबी से ज़्यादा सीरियस है, तो अगर किसी को टीबी भी है एचआईवी भी है तो हम क्या करेंगे, हम रिफेम्पिसिन नहीं देंगे, हम रिफेम्पिसिन को चेंज करके रिफाब्यूटिन दे देंगे। रिफाब्यूटिन शुड बी यूज्ड इंस्टेड ऑफ रिफेम्पिसिन। ज़्यादातर केसेस में हम रिफेम्पिसिन देते रहते हैं, दूसरी दवाई को चेंज करते हैं, बट एचआईवी के केस में हम रिफेम्पिसिन को चेंज करेंगे रिफाब्यूटिन के साथ। ओके। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इंट्रैक्शन है 6-मरकैप्टोप्यूरिन के साथ। एक दवाई है 6-मरकैप्टोप्यूरिन और इसके जैसे ही एक और दवाई है, इसका नाम है एजाथायोप्रिन। ये दोनों एंटी कैंसर ड्रग्स हैं। ठीक, ये अपना एंटी कैंसर इफेक्ट प्रोड्यूस करेंगे। उसके बाद हमें इसको तोड़ना, इनएक्टिव करना, और इसको इनएक्टिव करने में एक एंजाइम काम आता है जिसका नाम है ज़ैंथिन ऑक्सीडेज। ज़ैंथिन ऑक्सीडेज इज द एंजाइम विच मेटाबोलाइजेस देम, मेक देम इनएक्टिव। ठीक, अब ज़ैंथिन ऑक्सीडेज कौन सा एंजाइम आपने पढ़ा होगा, ये वही एंजाइम है जो ज़ैंथिन को यूरिक एसिड में कन्वर्ट करता है। सेम एंजाइम है जो ज़ैंथिन को यूरिक एसिड में कन्वर्ट करता है, यही 6-मरकैप्टोप्यूरिन या एजाथायोप्रिन को मेटाबोलाइज भी करता है। ठीक, अब क्या है कि जब भी एंटी कैंसर ड्रग्स देते हैं तो वो सेल्स को मारती, और जब सेल्स मरते हैं तो उनके अंदर का कंटेंट बाहर आ जाता है और वो मेटाबोलाइज होकर ज़ैंथिन बनाता है और ज़ैंथिन मेटाबोलाइज होकर यूरिक एसिड बनाता है। मतलब जब भी हम एंटी कैंसर ड्रग देते हैं तो हाइपर यूरिसीमिया का रिस्क रहता है, तो इसको रोकना बड़ा आसान है, हम इस एंजाइम को इनहिबिट कर देते हैं ज़ैंथिन ऑक्सीडेज को बाय गिविंग अ ड्रग कॉल्ड एलोप्यूरिनोल। तो नॉर्मली एलोप्यूरिनोल ऑलमोस्ट सारी एंटी कैंसर ड्रग्स के साथ देते, तो अगर हमने एलोप्यूरिनोल 6-मरकैप्टोप्यूरिन या एजाथायोप्रिन के साथ दी तो क्या होगा, ये अपना हाइपर यूरिसीमिया का तो कंट्रोल कर लेगी, बट ये ज़ैंथिन ऑक्सीडेज को इनहिबिट करके एजाथायोप्रिन या 6-MP का मेटाबॉलिज्म भी रोक देगी। जब इनका मेटाबॉलिज्म रुक गया तो इनका प्लाज्मा लेवल बढ़ जाएगा, और प्लाज्मा लेवल बढ़ गया तो टॉक्सिसिटी हो जाएगी, जैसे बोन मैरो सप्रेशन हो जाएगा। तो हम ये तो नहीं चाहते, तो क्या करेंगे, जब भी एलोप्यूरिनोल देते हैं मरकैप्टोप्यूरिन के साथ तो हमें इसकी डोज को कम करना पड़ता है, यूजुअली 1/4 कर देते हैं। जितनी डोज नॉर्मली देते हैं उससे 1/4 देनी पड़ती है, क्योंकि एलोप्यूरिनोल इनका मेटाबॉलिज्म रोक देगी। ओके। नेक्स्ट है स्टैटिन्स, जैसे हमारा अटोर्वास्टैटिन, सिम्वास्टैटिन, प्रावास्टैटिन। ये जो स्टैटिन्स हैं ये CYP एंजाइम से मेटाबोलाइज होते हैं। तो अगर हमने CYP एंजाइम इनहिबिटर कोई दे दिया, जैसे क्लैरिथ्रोमाइसिन या फिर एरिथ्रोमाइसिन या फिर सिप्रोफ्लॉक्सासिन, तो ये क्या करेंगे, ये CYP का मेटाबॉलिज्म रोक देंगे, एंजाइम को रोक देंगे। स्टैटिन टूट नहीं पाएगी तो स्टैटिन्स का प्लाज्मा लेवल बढ़ जाएगा, और जब प्लाज्मा लेवल बढ़ गया तो देयर इज इंक्रीज्ड रिस्क ऑफ मायोपैथी। तो स्टैटिन के साथ हमें ये एंजाइम इनहिबिटर्स अवॉइड करने हैं, अदरवाइज मायोपैथी का चांस बढ़ जाएगा। दूसरा इंपॉर्टेंट क्या है, दूसरा स्टैटिन्स और फाइब्रेट्स का, जैसे कि जेम फाइब्रोजिल वगैरह जो दवाइयां हैं ये खुद भी मायोपैथी करती हैं। अगर स्टैटिन के साथ दिया तो मायोपैथी का चांस बढ़ जाए, तो स्टैटिन्स शुड बी अवॉइडेड विद फाइब्रेट्स। इसलिए अगर ज़्यादा ज़रूरत हो तो दे सकते हैं, और अगर हमें देना पड़ता है देन वी मॉनिटर दी CPK लेवल्स, जो कि मसल डैमेज के इंडिकेटर हैं, हम रेगुलरली मॉनिटर करते रहते हैं। ओके। नेक्स्ट है बीटा ब्लॉकर और AC इनहिबिटर। ये बहुत इंपॉर्टेंट इंट्रैक्शन है
बीटा 1 जो होता है ये 2 जगह पे होता है, एक हार्ट में और किडनी के जेजी सेल्स। तो जेजी सेल्स में बीटा 1 होता है वो रेनिन सिक्रेट करता है, और रेनिन का काम है एंजियोटेंसिनोजन से एंजियोटेंसिन फर्स्ट बनाना। एंजियोटेंसिन फर्स्ट से एंजियोटेंसिन सेकंड बनाता है कौन? एसीई, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। एंजियोटेंसिन सेकंड जो है वो अपने रिसेप्टर को स्टिमुलेट करता है और उससे क्या होता है, एल्डोस्टेरोन बन जाता है। और एल्डोस्टेरोन का क्या काम है? सोडियम और वाटर को रिटेन करना और पोटाशियम और हाइड्रोजन को निकाल देना। सो इस पाथवे का काम है पोटाशियम को निकाल देना बॉडी से। तो अगर हमने बीटा ब्लॉकर दिया, कोई भी दवाई जिसका नाम लोल में खत्म होता है दिया, तो ये पाथवे रुक जाएगा। ये पाथवे रुक गया तो पोटाशियम नहीं निकल पाएगा बॉडी से। अगर नहीं निकल पाएगा तो क्या होगा? हाइपरकैलीमिया। तो बीटा ब्लॉकर हाइपरकैलीमिया कर सकते। बेसिकली जो भी दवाई इस पाथवे को रोक लिया हाइपरकैलीमिया कर सकती। एसी को इनहिबिट किया, ये पाथवे रुक गया तो भी हाइपरकैलीमिया हो सकता है। इसको ब्लॉक किया, एआरबीज दिया तो भी हाइपरकैलीमिया हो सकता है। एल्डोस्टेरोन को रोका तो भी हाइपरकैलीमिया हो सकता है। तो सारी दवाइयां हाइपरकैलीमिया करते हैं। एसी इनहिबिटर मतलब जिनका नाम प्रिल में खत्म होता है, जैसे इनैलाप्रिल, रेमिप्रिल। एआरबी जैसे जिनका नाम सार्टन में खत्म होता है, जैसे लोसार्टन, टेलमिसार्टन वगैरह। और स्पाइरोनोलैक्टोन जो कि एल्डोस्टेरोन एंटागोनिस्ट है। ये सारी दवाइयाँ जो हैं वो हाइपरकैलीमिया करती हैं, इसलिए ये सारी दवाइयाँ आपस में कभी नहीं देनी चाहिए। बीटा ब्लॉकर के साथ एसी इनहिबिटर कभी नहीं देना चाहिए, एसी इनहिबिटर के साथ पोटाशियम स्पेरिंग डाययूरेटिक कभी नहीं देना चाहिए। ये कॉम्बिनेशन में नहीं देनी चाहिए क्योंकि रिस्क है हाइपरकैलीमिया का, ड्यू टू रिस्क ऑफ हाइपरकैलीमिया। तो बीटा ब्लॉकर विद एसी इनहिबिटर देयर इज हाई रिस्क ऑफ हाइपरकैलीमिया। ओके, एसएसआरआई और माओ इनहिबिटर्स। अब क्या है, ये सेरोटोनिन है, जब ये रिलीज हुआ तो इसने काम किया। अब इसको काम को रोकने के 2 तरीके हैं, एक या तो इसका रीअपटेक कर दो, दूसरा या इसका मेटाबॉलिज्म कर दो। मेटाबॉलिज्म करता है माओ एंजाइम। अब अगर हमने किसी को एसएसआरआई दिया, मतलब सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर, मतलब सेरोटोनिन वापस नहीं जा सकता। वापस नहीं गया तो सेरोटोनिन का लेवल थोड़ा बहुत बढ़ा जिसके कारण उसका यूजफुल एक्शन आया। बट अगर हमने उसके साथ माओ को भी इनहिबिट कर दिया तो उसका टूटना भी रुक गया। अब ना तो ये वापस जा सकता है ना टूट सकता है, तो उसका लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाए। इसके कारण एक साइड इफेक्ट होगा जिसको कहते हैं हम सेरोटोनिन सिंड्रोम। तो सेरोटोनिन सिंड्रोम के रिस्क के कारण हम ये 2 दवाइयां कभी भी इकट्ठी नहीं देंगे। ठीक है, तो माओ इनहिबिटर्स एंड एसएसआरआई इंटरेक्शन इज सेरोटोनिन सिंड्रोम। ओके, आयरन का तो इजी है, ये तो आप सबको पता है। आयरन हमेशा हम विटामिन सी के साथ या अस्कॉर्बिक एसिड के साथ देते, क्योंकि अस्कॉर्बिक एसिड इसका अब्जॉर्प्शन बढ़ा देती है। ठीक, बट आयरन जो है कभी भी फाइटेट या टैनेट के साथ नहीं देते, क्योंकि ये जो हैं ये इसका अब्जॉर्प्शन डिक्रीज कर देते हैं। ठीक, तो आयरन कभी भी चाय कॉफ़ी के साथ नहीं लेना चाहिए। आयरन हमेशा सिट्रस फ्रूट्स के साथ लेना चाहिए क्योंकि अब्जॉर्प्शन बढ़ जाता है। ओके, अब फ्लोरोक्विनोलोन्स जो हैं जिनका नाम फ्लॉक्सासिन में खत्म होता है, सिप्रोफ्लॉक्सासिन, नॉरफ्लॉक्सासिन वगैरह, इनमें सीएनएस टॉक्सिसिटी होती है। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट टॉक्सिसिटी होती है सीएनएस टॉक्सिसिटी। पर्टिकुलरली सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम होती है ये सीजर्स कर सकते हैं, इसलिए एपिलेप्सी के पेशेंट्स को हम ये देते ही नहीं है, सीजर कर सकते हैं। बट इनका जो सीजर करने का रिस्क है वो एनएसएड से इंक्रीज हो जाता है। एनएसएड्स इंक्रीज द रिस्क ऑफ सीजर्स। तो फ्लोरोक्विनोलोन्स जो हैं एनएसएड के साथ नहीं देने चाहिए क्योंकि सीजर होने का चांस बढ़ जाए। ओके, ये हमने पहले पढ़ी थी फेनेटोइन एंड शुक्रल्फेट। तो बेसिकली शुक्रल्फेट ने क्या किया, स्टमक पे कवरिंग बना ली। अब जब स्टमक पे कवरिंग बन गई तो अब्जॉर्प्शन दवाइयों की रुक गई। बहुत सारी दवाइयों के अब्जॉर्प्शन को रोकती है, फेनेटोइन को भी, डिजॉक्सिन को भी, बहुत सारे दवाइयों के अब्जॉर्प्शन को रोकती है। तो जब भी फेनेटोइन के साथ शुक्रल्फेट देंगे तो फेनेटोइन अब्जॉर्ब ही नहीं हो पाएगा। तो इसमें क्वेश्चन आता है करें क्या? हम क्या करेंगे, कम से कम 2 घंटे का, दैट मीन्स 120 मिनट्स का गैप रखेंगे इन 2 दवाइयों में। पहले फेनेटोइन दे दो, 2 घंटे वेट करो, फिर शुक्रल्फेट दे दो, या पहले शुक्रल्फेट दे दो, 2 घंटे वेट करो, फिर फेनेटोइन दे दो। तो 2 घंटे के अंदर नहीं देना, अदरवाइज अब्जॉर्प्शन रुक जाएगा। ओके, ये इंटरेक्शन आजकल पूछते नहीं है, वैसे पुराना पूछते थे। जिडोवुडिन और स्टेवुडिन दोनों एनआरटी हैं, दोनों एचआईवी में यूज करते हैं। दोनों का सेम मैकेनिज्म होता है। ठीक है, दोनों सेम न्यूक्लियोटाइड के कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट हैं। तो अब क्या होता है, क्योंकि सेम जगह पे काम कर रहे हैं तो इसलिए आपस में ही कंपटीशन करने लग जाते हैं, तो इसका म्यूचुअली एंटागोनिस्टिक इंटरेक्शन हो जाता है। इसलिए कभी भी दोनों को इकट्ठा नहीं देते क्योंकि एक दूसरे के काम को ही रोक देते हैं। ओके,
नेक्स्ट आता है ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स का। पहले हम एक चीज़ समझते हैं, ये हमारा स्टमक है, ये ड्यूोडेनम है और ये इंटेस्टाइन्स है। ठीक, किसी पेशेंट को ने ओसीपी लिया, ओसीपी में जो एस्ट्रोजन था, एस्ट्रोजन जीआईटी से यहाँ पे इंटेस्टिन में आ गया एस्ट्रोजन। अब इंटेस्टिन से एस्ट्रोजन अब्जॉर्ब होके ब्लड में चला गया, ब्लड में चला गया, एस्ट्रोजन ब्लड में आ गया। अब ब्लड में एस्ट्रोजन के दो फेट होते हैं। पहला फेट तो क्या होता है, सपोज 10% एस्ट्रोजन ने काम करना शुरू कर दिया, 10% एस्ट्रोजन काम करेगा, 90% एस्ट्रोजन जो है वो लिवर में चला जाता है, 90% एस्ट्रोजन जो है वो लिवर में चला गया, 90% एस्ट्रोजन लिवर में चला गया और लिवर में जाके ये हो गया कॉन्जुगेट, मतलब ग्लूकुरोनाइड से जुड़ गया, हमने एस्ट्रोजन कॉन्जुगेट बना दिया। ठीक, अब जो एस्ट्रोजन कॉन्जुगेट हुआ वो बाइल में सिक्रीट हो गया, एस्ट्रोजन कॉन्जुगेटेड एस्ट्रोजन बाइल में सिक्रेट हो गया। और हमें पता है कि बाइल डक्ट कहाँ खुलती है, ड्यूोडेनम में। तो ये जो एस्ट्रोजन कॉन्जुगेट है ये ड्यूोडेनम में आ गया, ड्यूोडेनम में आ गया, जीआईटी में आ गया। ठीक, अब जीआईटी से कॉन्जुगेट यहाँ पे पहुंचे इंटेस्टिन। जैसे इंटेस्टिन में पहुंचा तो इंटेस्टाइन में जो बैक्टीरिया था उसने कुछ एंजाइम सिक्रीट करे और उन एंजाइम्स ने इसको डी कॉन्जुगेट कर दिया, मतलब एस्ट्रोजन फिर से बना दिया, कॉन्जुगेट को हटा दिया, एस्ट्रोजन बन गया। अब ये एस्ट्रोजन जो है फिर से अब्सॉर्ब हो, उसमें से फिर से 10% ने काम किया, 90% लिवर में चला गया, उसने कॉन्जुगेट बनाया, कॉन्जुगेट बनाने के बाद बाइल में सिक्रीट हो गया और फिर से जीआईटी में आ गया, फिर से बैक्टीरिया ने तोड़ा, फिर से ये काम करना शुरू कर दिया। तो इसको हम कहते हैं एंटीरो हेपेटिक साइक्लिंग, मतलब इंटेस्टिन और लिवर में साइकिल हो रहा है, बार बार यूज हो रहा है, वही एस्ट्रोजन काम करने के बाद फिर से यूज हुए जा रहा है, फिर से यूज हुए जा रहा है। ठीक, तो दैट मीन्स एक बार एस्ट्रोजन दिया वही बार बार काम करता जाता है, प्रोलॉन्ग्ड एक्शन होता है। तो क्यों होता है, क्योंकि वो रीसाइकल होता है। तो ये जो बैक्टीरिया है जो कि एंजाइम बना रहे हैं, अगर हमने इनको मार दिया बाय गिविंग ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक, एम्पिसिलिन टेट्रासाइक्लिन वगैरह दिया, ये बैक्टीरिया मर गए। जब बैक्टीरिया मर गए तो एंजाइम नहीं बना, एंजाइम नहीं बना तो ये डी कंजुगेट नहीं हुआ, डी कंजुगेट नहीं हुआ तो अब्जॉर्ब ही नहीं हुआ, और जब एस्ट्रोजन अब्जॉर्ब ही नहीं हुआ तो मतलब एंट्रोपैथिक साइक्लिन रुक गई, मतलब एस्ट्रोजन का काम रुक गया, मतलब देयर विल बी फेलियर ऑफ ओसीपी। तो ओसीपी जिस पेशेंट को मिल रहे हैं उनको हम ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक नहीं देने हैं, क्योंकि देयर इज रिस्क ऑफ फेलियर ऑफ ओरल कॉन्ट्रासेप्शन। ओके, ये आपको सिर्फ रटना है। क्लिनिकली फाइंडिंग है कि एम्पिसिलिन नॉर्मली रैश कर सकते किसी भी आदमी, बट अगर हम एलोपिरिनॉल देंगे तो रैश का चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। एलोपिरिनॉल इंक्रीजेज द रिस्क ऑफ डेवलपमेंट ऑफ रैश विद एम्पिसिलिन। नेक्स्ट है सल्फोनामाइड और सल्फोनाइल यूरिया। ये सेम इंट्रैक्शन है जो वारफरिन वाली थी। ये हमारा प्लाज्मा प्रोटीन है, कोई एल्ब्यूमिन है, इसके ऊपर सल्फोनाइल यूरियाज बाइंड होते हैं, उनकी हाई प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग होती है। सल्फोनाइल यूरिया एग्जाम्पल जैसे ग्लिपिजाइड, ग्लिकलाजाइड। ठीक, तो ये एंटी डायबिटिक ड्रग है, ये प्लाज्मा प्रोटीन से बाउंड है। जब हमने सल्फोनामाइड दिया तो वो कहती मुझे बाउंड करना है, और जब सल्फोनामाइड बाइंड करते हैं तो सल्फोनाइल यूरिया फ्री हो जाते हैं, और जब फ्री हो जाते हैं तो ये ज़्यादा काम करेंगे, मतलब ये इंसुलिन को सिक्रीट करें, और जब इंसुलिन सिक्रीट किया तो क्या हो जाएगा, हाइपोग्लाइसीमिया। तो वही सल्फोनाइल यूरिया जो ठीक से काम कर रही थी, सल्फोनामाइड देते ही वो हाइपोग्लाइसीमिया करने लग जाएगी। क्यों? क्योंकि वो प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग से डिस्प्लेस हो गई, फ्री लेवल बढ़ गया, उससे टॉक्सिसिटी हो गई। तो ये इंट्रैक्शन हमें ध्यान में रखनी पड़ती है। ओके, ये हमने पहले ही बता दिया आपको कि टेट्रासाइक्लिन हो या फ्लोरोक्विनोलॉन्स हो, उनको कभी भी कैल्शियम साल्ट्स के साथ नहीं लेते, क्योंकि वो चिलेट कर लेते हैं और उनकी अब्जॉर्प्शन रुक जाती है, तो इफेक्ट नहीं आएगा। तो टेट्रासाइक्लिन फ्लोरोक्विनोलॉन्स जो हैं वो कैल्शियम साल्ट्स के साथ नहीं लेने हैं। ओके, फिरोसेमाइड अमाइनो ग्लाइकोसाइड की इंट्रैक्शन सिंपल है। फिरोसेमाइड जो होता है ये भी ऑटोटॉक्सिक होता है, अमाइनो ग्लाइकोसाइड भी ऑटोटॉक्सिक होते हैं। तो अगर हम इकट्ठे देंगे तो ऑटोटॉक्सिसिटी का चांस बढ़ जाएगा, तो कॉम्बिनेशन शुड बी अवॉइडेड। ओके, अब ये कॉन्सेप्ट है, टेट्रासाइक्लिन हो गया या क्लोरमफेनिकोल हो गया, ये हैं बैक्टीरियोस्टैटिक ड्रग, जबकि पेनिसिलिन हो गया या सेफेलोस्पोरिन्स हो गया, ये हैं बैक्टीरिसाइडल ड्रग्स। अब साइडल दवाइयाँ जो होती हैं वो बैक्टीरिया को मारती, बट उनको मारने के लिए यूजुअली बैक्टीरिया की ग्रोथ चाहिए होती है। जैसे ही बैक्टीरिया डिवाइड करने की कोशिश करता है वो अटैक कर देती है, बैक्टीरिया को मार देती है। ठीक, अब अगर हमने साइडल के साथ कोई स्टैटिक ड्रग दे दी तो उसने बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोक दिया, सेल डिवीजन को रोक दिया, और अगर बैक्टीरिया डिवाइड ही नहीं कर पा रहे तो साइडल ड्रग बेकार हो जाती है। तो इसलिए इन दोनों की कॉम्बिनेशन देंगे तो एंटागोनिस्टिक इंट्रैक्शन होगा, पेनिसिलिन जितना काम कर रही थी उतना भी नहीं कर पाएंगे, इसलिए साइडल एंड स्टैटिक ड्रग यूजुअली आर अवॉइडेड टुगेदर। ओके,
अब ये इंटरेक्शन क्लिनिकली बहुत इंपॉर्टेंट है। जो एनएसएड्स होते हैं ये प्रोस्टाग्लैंडिन को इनहिबिट करते हैं और प्रोस्टाग्लैंडिन जो होता है वो वेसोडाइलेशन करते हैं। तो एनएसएड्स देने से वेसोडाइलेशन रुक जाएगा। अगर वेसोडाइलेशन रुक गया तो बीपी कम नहीं हो पाएगा। तो जो एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग थी, ज़्यादातर एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग इंक्लूडिंग आर डायूरेटिक्स एज वेल एज एसी इनहिबिटर्स एज वेल एज वी कैन से बीटा ब्लॉकर्स, ज़्यादातर एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स पार्टली रेनिन के थ्रू काम करते हैं, पार्टली प्रोस्टाग्लैंडिन के थ्रू काम करते हैं, तो ये इनका काम रुक जाएगा। तो किसी भी एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग के एक्शन को अगर एनएसएड्स देंगे तो नलीफाई तो नहीं होगा पर कम हो जाएगा, ब्लंट हो जाएगा। ओके, ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं। एसी इनहिबिटर्स भी हाइपरकैलेमिया करते हैं, स्पाइरोनोलेक्टोन भी हाइपरकैलेमिया करते हैं। अगर इकट्ठे देंगे तो बहुत ज़्यादा हाइपरकैलेमिया हो जाएगा, तो दिस कॉम्बिनेशन शुड बी अवॉइडेड। ओके, ये सारी थी हार्मफुल इंटरेक्शंस। अब कुछ इंटरेक्शन हम चाहते हैं फ़ायदा बोलता है हमें, तो हम उन यूजफुल इंटरेक्शंस की बात करते हैं। पहली है इसमें लिवोडोपा कार्बिडोपा। कहाँ यूज़ करते हैं इस कॉम्बिनेशन को? यस, पार्किंसोनिज्म। पार्किंसोनिज्म में क्या प्रॉब्लम है? ब्रेन में डोपामिन की कमी। तो अगर डोपामिन की कमी है तो हम डोपामिन क्यों नहीं दे देते? डोपामिन इसलिए नहीं देते क्योंकि डोपामिन जो है वो ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं कर पाता। डोपामिन ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं कर पाता, यहीं रुक जाता है। तो इसलिए डोपामिन देने की जगह हम देते हैं लिवोडोपा। लिवोडोपा कैन क्रॉस द ब्लड ब्रेन बैरियर और ब्रेन में जाके डोपामिन बना देते हैं। और ये जो डोपामिन, लिवोडोपा से डोपामिन बन रहा है, इसके लिए एक एंजाइम चाहिए, डोपा डी कार्बोक्सिलेज। बट प्रॉब्लम यह है कि डोपा डी कार्बोक्सिलेज तो पेरिफेरी में भी होता है, और अगर हम 100 लिवोडोपा के मॉलिक्यूल देंगे तो सिर्फ एक ही लिवोडोपा ब्रेन में जाएगा, क्योंकि 99 तो डोपामिन बन जाएंगे पेरिफेरी में। ये एंजाइम भी तो पड़ा है। तो इससे दो प्रॉब्लम्स हैं। पहली प्रॉब्लम कि ब्रेन में सिर्फ एक ही डोपामिन बना तो उसकी एफिकेसी नहीं आएगी, और दूसरा पेरिफेरी में इतना सारा जो डोपामिन बन गया ये ब्रेन में तो जा नहीं पा रहा बट ब्रेन के बाहर काम करने लग जाता है। इसलिए इसके साइड इफेक्ट्स आते हैं, जैसे हाइपोटेंशन हो गया, टैकीकार्डिया हो गया, हाइपरटेंशन हो गया, या फिर इवन जैसे ये पेरिफेरी में यहाँ तो आ सकता है, वॉमिटिंग कर सकते हैं सीटीजेड में जाके। ले तो अगर हम लिवोडोपा अकेला देते हैं तो दो प्रॉब्लम है, एक एफिकेसी बहुत कम आती है और दूसरा साइड इफेक्ट बहुत सारे आ जाते हैं। तो इसका सोल्यूशन क्या है कि हम इस एंजाइम को इनहिबिट कर देते हैं। अगर हमने इस एंजाइम को इनहिबिट कर दिया तो लिवोडोपा सारा ब्रेन में जाने लग जाएगा, पेरिफेरी में डोपामिन बनेगा, और अगर ब्रेन में ज़्यादा जाएगा तो एफिकेसी बढ़ जाएगी, और दूसरा पेरिफेरी में डोपामिन नहीं बनेगा तो साइड इफेक्ट कम हो जाएंगे। ठीक है, और ये काम करता है कार्बिडोपा। तो लिवोडोपा हमेशा कार्बिडोपा के साथ देते हैं, नहीं तो ये यूजफुल नहीं रहेगा। अब कार्बिडोपा ही जैसी ही एक और दवाई है बेनसिराजाइड। तो कार्बिडोपा या बेनसिराजाइड जो हैं, जो पेरिफेरल डोपा डिकार्बोक्सिलेज इनहिबिटर हैं, तो ये देने से लिवोडोपा की ब्रेन में एंट्री बढ़ जाती है। तो ब्रेन में डोपामिन ज़्यादा बनता है, पेरिफेरल में कम बनता है, तो पेरिफेरल साइड इफेक्ट भी रुक गए और एफिकेसी भी आ गई। ठीक है, नेक्स्ट है इमीपेनम सिलास्टैटिन। इमीपेनम एक ऐसी एंटीबायोटिक थी, जब हमने बनाई, लैब में टेस्ट की तो बहुत इफेक्टिव थी। इसने ऑलमोस्ट सारे बैक्टीरिया मार दिए, ग्राम पॉजिटिव, ग्राम नेगेटिव, एनारोब, सबको मार दिया। ठीक है, तो जब हमने इसका क्लिनिकल ट्रायल स्टार्ट किया, जब हमने ह्यूमंस को दिया तो इसने एक भी बैक्टीरिया नहीं मारा, धोखा ही दे दिया टोटल। अब क्वेश्चन ये है कि ऐसा क्यों किया? क्योंकि हमारी जो किडनी है उससे एक एंजाइम निकलता है जिसका नाम है डीहाइड्रोपेप्टिडेस। तो इमीपेनम इस एंजाइम से टूट जाती है। इन इमीपेनम इज ब्रोकन डाउन बाय डीहाइड्रोपेप्टिडेस। तो अब जब ये टूट ही गई तो काम कहाँ से करेगी? तो हमने क्या किया, हमने डीहाइड्रोपेप्टिडेस को इनहिबिट कर दिया। जब इसने इसको इनहिबिट किया, इमीपेनम नहीं टूटी, जब टूटी नहीं तो काम करने लग गई। और वो दवाई कौन सी है? सिलास्टैटिन। तो सिलास्टैटिन इज डीहाइड्रोपेप्टिडेज इनहिबिटर। इट इनहिबिट द मेटाबॉलिज्म ऑफ इमीपेनम, सो इमीपेनम बिकम इफेक्टिव। ठीक है, तो बिना सिलास्टैटिन के काम नहीं करेगी, विद सिलास्टैटिन इफेक्टिव हो जाएगी। क्लियर? द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्लिनिकली यूजफुल ड्रग इंट्रैक्शन इज अमोक्सिसिलिन क्लेवुलिनिक एसिड। अब क्या है, ये एक बैक्टीरिया है, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है। ठीक, हमने एक पेनिसिलिन दी, पेनिसिलिन जी जैसे दी सपोज, तो पेनिसिलिन जी इस बैक्टीरिया में आई और इसको मार दी। अब 1 दिन, 2 दिन, 5 दिन, 10 दिन ये चलता रहा। अब बैक्टीरिया हो गए परेशान। उन्होंने कहा कि ऐसे तो नहीं चलेगा कि बाहर से लोग आते हैं, हमारे लोगों को मार के निकल जाते हैं, तो हमें कुछ करना पड़ेगा। तो बैक्टीरिया ने मीटिंग बुला ली और उस मीटिंग में उन्होंने डिसाइड किया कि हम रखेंगे सिक्योरिटी गार्ड। तो बैक्टीरिया ने सिक्योरिटी गार्ड रख लिए। इस सिक्योरिटी गार्ड का नाम है बीटा लैक्टामेज और पेनिसिलिनेज। तो नाम से क्या पता लग रहा है, ये पेनिसिलिनेज, पेनिसिलिन को या बीटा लैक्टम को तोड़ देंगे। तो अब जैसे ही हमने पेनिसिलिन जी भेजी, हमें पता नहीं था उसके पास सिक्योरिटी गार्ड है, उसने गोलियां चला दी और हमारी पेनिसिलिन जी मर गई।
जब पेनिसिलिन जी ही मर गई तो बैक्टीरिया तो बच जाएगा, तो इससे होगी बैक्टीरिया को रेजिस्टेंस। तो बैक्टीरिया को रेजिस्टेंस हो जाती है अगर पेनिसिलिन जो है वो टूट जाए तो। ठीक है, तो हमने क्या किया, फिर हमने पेनिसिलिन जी को निहत्थे नहीं भेजा, हमें पता है कि उसके पास सिक्योरिटी गार्ड है, तो हमने इसको एक बुलेट प्रूफ जैकेट दे दी, बुलेट प्रूफ जैकेट। जब ये बुलेट प्रूफ जैकेट पहन के बैक्टीरिया के अंदर गया तो बीटा लैक्टामेज जो है या उसकी जो सिक्योरिटी गार्ड है वो गोलियां तो चलाते रहे, बट क्योंकि उसके पास जैकेट पहनी है उसको गोली लगी नहीं, पेनिसिलिन बच गई और उसने बैक्टीरिया को मार दिया। ठीक है, तो अगर हमने ड्रग विद बुलेट प्रूफ जैकेट दिया तो बैक्टीरिया मर जाएगा, एक्टिविटी बढ़ जाए, तो क्लिनिकली यूज कर सकते हैं। तो ये जो दवाई है वो पेनिसिलिन है और बुलेट प्रूफ जैकेट जो है वो बीटा लैक्टामेज इनहिबिटर है। तो बीटा लैक्टम प्लस बीटा लैक्टामेज इनहिबिटर की कॉम्बिनेशन दे सकते हैं क्लिनिकली यूजफुल बनाने के लिए। ठीक, तो अब ये जो दवाइयाँ हैं वो 3 पेनिसिलिन है हमारे पास, एक अमोक्सिसिलिन है, एक एम्पिसिलिन है और एक पाइपरासिलिन है। और हमें पता है कि हर एक सिपाही के सेम जैकेट तो फिट आएगी नहीं, सबका साइज अलग अलग होगा, तो इसके फार्माकोकाइनेटिक्स को मैच करके जो बीटा लैक्टामेज इनहिबिटर है वो अलग अलग देंगे। जो इसकी जैकेट है उसका नाम है क्लेवुलेनिक एसिड, इसकी जैकेट का नाम है एम्पिसिलिन वाली का सल्बैक्टम और पाइपरासिलिन वाली की जैकेट का नाम है टैजोबैक्टम। सो ये 3 कॉम्बिनेशंस अगर हम देंगे तो ये ज़्यादा इफेक्टिव होंगी अगर उसके पास बीटा लैक्टामेज एंजाइम है। अगर नहीं है तो अमोक्सिसिलिन या अमोक्सिसिलिन क्लेवुलेनिक एसिड की बात है, बट अगर जैकेट है तो अमोक्सिसिलिन क्लेवुलेनिक एसिड काम करेगी उस बैक्टीरिया में जिसके पास बीटा लैक्टामेज एंजाइम है। ओके, ये वाली इंट्रैक्शन बहुत बार पूछते हैं एग्जाम में। जो प्रोटीएज इनहिबिटर्स हैं इनका नाम खत्म होता है नाविर में, जैसे सेक्विनाविर, लोपिनाविर, बहुत सारे हैं, इवन रिटोनाविर भी प्रोटीएज इनहिबिटर है। ये जो एंजाइम है एचआईवी में प्रोटीएज इनहिबिटर्स, ये एचआईवी की ट्रीटमेंट में काम आते हैं, बट इन सब का मेटाबॉलिज्म होता है CYP3A4। CYP3A4 एक एंजाइम है जो सारे नाविर्स को तोड़ देता है। अब रिटोनाविर अगर हम बहुत थोड़ी सी डोज भी दे दें तो वो इस एंजाइम को इनहिबिट कर देता है। तो अगर हमने थोड़ा सा रिटोनाविर किसी भी नाविर के साथ दे दिया, सेक्विनाविर के साथ, लोपिनाविर के साथ, किसी के भी साथ दे दिया तो उसका मेटाबॉलिज्म रुक जाए। जब उसका मेटाबॉलिज्म रुक गया तो उसका प्लाज्मा लेवल बढ़ जाएगा, तो वो ज़्यादा इफेक्टिव हो जाएगा। ठीक है, तो इस कंडीशन, इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं रिटोनाविर बूस्टिंग। तो रिटोनाविर जो है वो बाकी नाविर्स के इफेक्ट को बूस्ट करने के लिए यूज करते हैं। हम थोड़ा सा रिटोनाविर ऐड कर देते हैं, उससे उनका मेटाबॉलिज्म रुक जाता है और वो ज़्यादा इफेक्टिव हो जाते हैं। ओके, अमाइनोग्लाइकोसाइड और पेनिसिलिन्स की, अमाइनोग्लाइकोसाइड जैसे जेंटामाइसिन वगैरह हैं, पेनिसिलिन्स जो हैं, इन दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है, पेनिसिलिन जो है वो सेल वॉल सेंसिस को इनहिबिट करते हैं। जब हमने सेल वॉल सेंसिस को इनहिबिट कर दिया, बैक्टीरिया सेल वॉल नहीं बना पाया, तो अमाइनोग्लाइकोसाइड इजीली एंटर कर जाते हैं बैक्टीरिया में और उनको जाके मार देते हैं। तो बेसिकली पेनिसिलिन और अमाइनोग्लाइकोसाइड जो है एक दूसरे के एक्शन को बढ़ा देते हैं, सिनर्जिस्टिक इफेक्ट है इनका, दोनों साइडल है। अमाइनोग्लाइकोसाइड की एंट्री बेटर हो जाती है पेनिसिलिन देने से। ओके, आयरन अस्कॉर्बिक एसिड हम पढ़ ही चुके हैं कि विटामिन सी या सिट्रस फ्रूट्स के साथ अब्जॉर्प्शन बेटर हो जाती है आयरन की। ACT, अब एक आर्टिमिसिनिन वाला ग्रुप है, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, आर्टिसुनेट करके एक दवाई है, एंटी मलेरियल ड्रग है, फास्टेस्ट एक्टिंग एंटी मलेरियल ड्रग है, बहुत फास्ट एक्टिंग है, तो हम चाहते हैं कि इसको यूज करें, तो बहुत जल्दी ये मलेरियल पैरासाइट को मार देती है। प्रॉब्लम क्या है कि जो आर्टिसुनेट है ये बहुत शॉर्ट एक्टिंग, एक्शन बहुत जल्दी खत्म हो जाता है, उसके कारण प्रॉब्लम आती है जिसको कहते हैं हम रिक्रूडेसेंस। अब प्रॉब्लम यह है कि अगर हमने आर्टिसुनेट अकेला दिया तो ये मलेरियल पैरासाइट को मार तो देगा, बट थोड़ी देर बाद इसका एक्शन खत्म हो जाएगा तो रिक्रूडेसेंस हो जाएगा। अब हम चाहते नहीं रिक्रूडेसेंस हो, बट हम ये भी चाहते हैं कि इसका एक्शन आ जाए, तो हम क्या करते हैं, आर्टिसुनेट के साथ एक लॉन्ग एक्टिंग ड्रग दे देते हैं। लॉन्ग एक्टिंग ड्रग जैसे सल्फाडॉक्सिन पायरेमिथामिन, जब हमने आर्टिसुनेट के साथ इस दवाई को दिया तो आर्टिसुनेट का फास्ट एक्शन भी मिल गया, और क्योंकि ये लॉन्ग एक्टिंग ड्रग हैं ये पैरासाइट को दोबारा से ग्रो ही नहीं होने देंगे, उनको फिर से मार देंगे, तो रिक्रूडेसेंस होने का चांस भी खत्म हो गया। तो इस कॉम्बिनेशन को कहते हैं हम ACT या आर्टिमिसिनिन बेस्ड कॉम्बिनेशन थेरेपी, और ये जो है ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस है प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम मलेरिया के लिए। ओके, ये इंट्रैक्शन में बिल्कुल स्टार्टिंग में पड़ी थी। पेनिसिलिन्स जो हैं वो ट्यूबुलर सिक्रीशन से निकल जाती हैं बाहर, एक्शन रुक जाता है क्योंकि ट्रांसपोर्टर इसको उठा के बाहर फेंक देते हैं, प्रोबेनिसिड उस ट्रांसपोर्टर को इनहिबिट कर देती है, तो पेनिसिलिन बाहर नहीं जा पाएंगे, तो इसका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन प्रोलॉन्ग हो जाएगा, तो हम इसके साथ ऐड करते हैं। बिना प्रोबेनिसिड के हमें कई बार देना पड़ता है, विद प्रोबेनिसिड 2-3 बार देके काम चल जाता है। ओके, तो ये थी हमारी इंपॉर्टेंट ड्रग इंट्रैक्शंस। अब आप पढ़ेंगे कुछ एंटीडॉट्स के बारे में।
एग्जाम्स में यूजुअली एक क्वेश्चन किसी ना किसी एंटीडॉट पे आ ही जाता है, तो इसमें हम एंटीडॉट कवर करेंगे, सिर्फ ड्रग पॉइजनिंग का नहीं, कुछ कुछ ड्रग के साइड इफेक्ट्स के भी एंटीडॉट साथ में पढ़ेंगे। ठीक है, तो बीटा ब्लॉकर का एंटीडॉट आप सबको पता है कौन सा होता है? यस, इट इज ग्लूकागोन। ग्लूकागोन। स्कॉर्पियन स्टिंग में यस इट इज प्राजोसिन। ऑर्गेनोफॉस्फेट या कार्बामेट पॉइजनिंग में दोनों का सेम होता है, क्या होता है? यस इट इज एट्रोपिन। नंबर एंजाइम रीएक्टिवेटर होते हैं ऑक्साइम्स, बट वो एंटीडॉट नहीं है। एंटीडॉट अगर पूछे तो एट्रोपिन। डिजॉक्सिन का एंटीडॉट होगा डिजीबाइंड। डिजीबाइंड का दूसरा नाम क्या है? डिजॉक्सिन इम्यून एफएबी, एंटीबॉडी फ्रैक्शन ऑफ डिजॉक्स। ठीक, ओपियोइड का सबको पता ही है, इट इज नेलॉक्सोन। मॉर्फिन वगैरह का एंटीडॉट है नेलॉक्सोन। मिथेनॉल का इट इज फॉर्मेपिजोल। रिमेंबर फॉर्मेपिजोल इज अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज इनहिबिटर। ठीक, इसका भी सेम है। इथिलीन ग्लाइकोल में भी फॉर्मेपिजोल है, दोनों का सेम मैकेनिज्म, सेम मेटाबॉलिज्म। अब लोकल एनेस्थेटिक जैसे कि लिग्नोकेन या बिपिवाकेन अगर ब्लड में एंटर कर गए, सिस्टेमिक टॉक्सिसिटी हो गई, तो उसके लिए क्या करेंगे? ऑब्वियसली सीपीआर तो करेंगे। उसके अलावा हम क्या देंगे? 20% इंट्रालिपिड। ये कई बार क्वेश्चन आता है, लोकल एनेस्थेटिक की सिस्टेमिक टॉक्सिसिटी के लिए क्या देंगे? 20% इंट्रालिपिड। वारफरिन का सबको पता है, यस एंटीडॉट इज विटामिन के। ध्यान से पढ़ना है, अगर एंटीडॉट पूछे तो विटामिन के है, बट अगर ये कहें कि वारफरिन के कारण ब्लीडिंग हो गई, ब्लीडिंग अगर स्टार्ट हो जाए, देन वी हैव टू गिव ऑलरेडी एक्टिव क्लॉटिंग फैक्टर इन द फॉर्म ऑफ 4 फैक्टर कॉम्प्लेक्स। ओके, हेपारिन का भी पता है सबको, प्रोटामिन सल्फेट। डेबिगैट्रान, डेबिगैट्रान क्या है? सबसे पहले इट इज ओरल थ्रोम्बिन इनहिबिटर। ओरल थ्रोम्बिन इनहिबिटर है। इसका जो एंटीडॉट है उसका नाम है इदारूसीजुमैब। तो इससे आप याद कैसे कर सकते हो? ये मैब मतलब मोनोक्लोनल एंटीबॉडी है अगेंस्ट डेबिगैट्रान। डेबिगैट्रान के अगेंस्ट मोनोक्लोनल एंटीबॉडी है इदारूसीजुमैब। ओके, रिवारोक्साबैन या एपिक्साबैन या बहुत सारे एक्साबैन्स हैं, जिसका भी नाम एक्साबैन में खत्म होता है उसके नाम में लिखा है 10A ब्लॉकर। XAB का नाम ही है 10A ब्लॉकर। ये फैक्टर 10A को ब्लॉक करते हैं, ये ओरल एंटीकोगुलेंट्स हैं। तो अब इनका एंटीडॉट भी हमने बना लिया, उस एंटीडॉट का नाम है हमारे एंडिक्सानेट। एंडिक्सानेट अल्फा पूरा नाम है उसका। तो इसको कैसे याद करोगे? क्योंकि ये 10A को न्यूट्रलाइज करते हैं, 10A को रोकते हैं, उसका एंटीडॉट है, तो इसका नाम क्या बदलता है? एंटीडॉट। AN से एंटी, डी से डॉट। किसका एंटीडॉट? एंटीडॉट ऑफ 10A न्यूट्रलाइजर्स। जो 10A को न्यूट्रलाइज करते हैं मतलब एक्साबैंस, उनका एंटीडॉट है एंडिक्सानेट। ओके, देन स्ट्रेप्टोकाइनेज, एल्टीप्लेज, रेटिप्लेज, दैट मीन्स जो भी फिब्रिनोलिटिक हैं, थ्रोम्बोलिटिक ड्रग्स हैं, उनके एंटीडॉट को हम कहेंगे एंटी फिब्रिनोलिटिक। और हमारे पास 2 एंटी फिब्रिनोलिटिक हैं, एक ट्रेनिक्सामिक एसिड, ट्रेनिक्सामिक एसिड, और दूसरा EACA, एप्सिलॉन अमाइनो कैप्रोइक एसिड। बोथ आर एंटीडॉट्स, ये एंटी फिब्रिनोलिटिक्स। अब डॉक्सोरुबिसिन, डोनोरुबिसिन, एपिरुबिसिन, एंथ्रासाइक्लिन्स कहते हैं इनको। इनसे हार्ट में टॉक्सिसिटी हो सकती है, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर हो सकता है, अरिथमियाज हो सकते हैं। उनकी जो कार्डियोटॉक्सिसिटी है वो फ्री रेडिकल मीडिएटेड होती है, फ्री रेडिकल जनरेट करते हैं, उससे टॉक्सिसिटी होती है। तो अगर हम एक फ्री रेडिकल स्क्वेंजर दे दें जिसको कहते हैं डेक्सराजोक्सिन, तो इनकी कार्डियोटॉक्सिसिटी को प्रिवेंट कर सकते हैं। तो डेक्सराजोक्सिन इज एंटीडॉट फॉर कार्डियोटॉक्सिसिटी ऑफ डॉक्सोरुबिसिन और डोनोरुबिसिन। हेमरेजिक सिस्टाइटिस, हमें पता है साइक्लोफॉस्फामाइड, आईफॉस्फामाइड वगैरह हेमरेजिक सिस्टाइटिस कर सकते हैं। तो अगर हेमरेजिक सिस्टाइटिस हो जाए तो उसकी ट्रीटमेंट है स्टेरॉइड्स। प्रेडनिसोलोन वगैरह जो है वो ट्रीटमेंट के लिए देते हैं हेमरेजिक सिस्टाइटिस की। बट अगर हम पहले से ही पता है कि हो कर सकते हैं तो हम इनके साथ पहले से एक दवाई देते हैं ताकि हो ही ना, प्रिवेंट करने के लिए। तो प्रिवेंट करने के लिए देते हैं, उसका नाम क्या है? मेसना। मेसना इज मर्केप्टो इथेन सल्फोनिक एसिड। मर्केप्टोइथेन सल्फोनिक एसिड जो है मेसना कहते हैं, वो प्रोफाइलैक्सिस के लिए, हेमरेजिक सिस्टाइटिस की। मिथोट्रेक्सेट सबको पता है कि डाइहाइड्रोफॉलिक एसिड रिडक्टेज इनहिबिट करता है, तो फोलिनिक एसिड इज यूज्ड। फोलिनिक एसिड, दूसरा नाम फोलिनिक एसिड का क्या होता है? ल्यूकोवोरिन। ल्यूकोवोरिन। इसी का तीसरा नाम क्या होता है? सिट्रोवोरम। ये सारी एक ही बात है। सो फोलिनिक एसिड, ल्यूकोवोरिन और सिट्रोवोरम, दे आर यूज्ड फॉर मिथोट्रेक्सेट टॉक्सिसिटी।
अब एंटी कैंसर ड्रग्स नोजिया वॉमिटिंग कर सकते हैं, कीमोथेरेपी इंड्यूस नोजिया वॉमिटिंग, द ड्रग ऑफ चॉइस इज सेट्रॉन। ठीक है, सेट्रॉन में खत्म होने वाली दवाइयां जैसे ऑन्डन सेट्रॉन, ग्रेनी सेट्रॉन, पेलोनो सेट्रॉन, बहुत सारी सेट्रॉन्स हैं, दे आर ड्रग ऑफ चॉइस फॉर CINV, कीमोथेरेपी इंड्यूस नोजिया वॉमिटिंग। ठीक है, बट अगर लेट वॉमिटिंग होती है, 24 घंटे के बाद होती है, तो उसमें दूसरा ग्रुप यूज करते हैं, उसमें यूज करते हैं हम एप्रेपिटेंट। एप्रेपिटेंट इज यूज्ड फॉर डिलेड नोजिया वॉमिटिंग। ठीक है, अनलेस के स्पेसिफिकली डिलेड वर्ड लिखा हो, आंसर सेट्रॉन्स ही करना है, सेट्रॉन्स ही कॉमनली यूज करते हैं। अब कीमोथेरेपी देने से बोन मैरो सप्रेशन हो जा सकता है, जिससे अनीमिया, ल्यूकोपिनिया, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया हो सकता है। अगर अनीमिया हो गया तो क्या देंगे, एरिथ्रोपोटिन देंगे। एरिथ्रोपोटिन क्या है, डार्बोपोएटिन। डार्बोपोएटिन इज रिकॉम्बिनेंट एरिथ्रोपोएटिन यूज्ड फॉर कीमोथेरेपी इंड्यूस्ड अनीमिया। तो अगर ल्यूकोपिनिया हो गया तो फिलग्रास्टिम देंगे। फिलग्रास्टिम के नाम में लिखा है ग्रेनुलोसाइट स्टिमुलेटर है, GCSF है। थ्रोम्बोसाइटोपिनिया हो गया तो क्या करेंगे, इंटरल्यूकिन 11 देंगे। और इंटरल्यूकिन 11 क्या है, ऑप्रेलवेकिन। ऑप्रेलवेकिन इज रिकॉम्बिनेंट इंटरल्यूकिन 11। इसके नाम में लिखा है किन, मीन्स इंटरल्यूकिन है। किन का इंटरल्यूकिन याद करके हमने की इसकी निकाल दी, जब की निकाल दी तो बाकी देखा क्या लिखा है, 11 भी लिखा है, तो ये इंटरल्यूकिन 11 है। ओके, और पैरासिटामोल का तो सबको ही पता है, N-एसिटाइलसिस्टीन। पैरासिटामोल का एंटीडोट है N-एसिटाइलसिस्टीन। ओके, एट्रोपिन की पॉइजनिंग हो गई। एट्रोपिन की पॉइजनिंग को हम धतूरा पॉइजनिंग भी कहते हैं, जब बिलाडोना पॉइजनिंग भी कहते हैं। तो एट्रोपिन है, धतूरा है, बिलाडोना है, इन सब की पॉइजनिंग के लिए क्या होता है एंटीडोट, यस इट इज फाइजोस्टिग्मिन। फाइजोस्टिग्मिन इज एंटीडोट फॉर एट्रोपिन पॉइजनिंग, धतूरा पॉइजनिंग। अब एंटी साइकोटिक ड्रग जब D2 ब्लॉक कर देते हैं तो उससे कई सारे EPS हो सकते हैं, एक्स्ट्रा पैरामिडल सिम्टम्स। वन ऑफ देम इज पार्किंसोनिज्म। तो ड्रग ऑफ चॉइस फॉर ड्रग इंड्यूस्ड पार्किंसोनिज्म इज बेंजहेक्सोल। बेंजहेक्सोल का ही दूसरा नाम है ट्राईहेक्सीफेनिडेल। ये दोनों एक ही दवाइयां हैं। अगर ये दवाई अवेलेबल ना हो तो हम दे सकते हैं प्रोमिथासिन। एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स हैं ये, सेंट्रल एंटीकोलिनर्जिक। प्रोमिथासिन एंटीहिस्टामिनिक है, बट इसकी भी एंटीकोलिनर्जिक प्रॉपर्टी होती है, तो उसको भी दे सकते हैं। ड्रग इंड्यूस्ड डिस्टोनिया में भी बिल्कुल सेम। अब मेटोक्लोप्रामाइड, कई बार क्वेश्चन आता है कि मेटोक्लोप्रामाइड D2 ब्लॉक करे, वो भी डिस्टोनिया कर सकती है। तो अगर मेटोक्लोप्रामाइड इंड्यूस्ड है या एंटी साइकोटिक इंड्यूस्ड है, अगर डिस्टोनिया है तो सेम ट्रीटमेंट है। ठीक है, बेंजैक्सोल वगैरह देंगे। अगर वो ना हो ऑप्शन में तो प्रोमिथासिन मार्क कर दो। आयरन के लिए सबको पता है डेसफेरिऑक्सामिन। डेसफेरिऑक्सामिन आयरन चिलेटिंग एजेंट है, फेरी मतलब आयरन। कॉपर का चिलेटिंग एजेंट कौन सा है, पेनिसिलामिन। पेनिसिलामिन इज चिलेटिंग एजेंट फॉर कॉपर। लेड के लिए EDTA यूज करते हैं, लेड पॉइजनिंग में EDTA यूज करते हैं। और बिस्मथ के लिए बाल यूज करते हैं, ब्रिटिश एंटी लेविसाइड। अब आ जाओ बेंजोडाइजेपिन्स, डाइजीपाम वगैरह की पॉइजनिंग में क्या देते हैं, यस वी गिव फ्लूमाजेनिल। फ्लूमाजेनिल बहुत इजी है याद करना। बेंजोडाइजेपिन का नाम पीन में खत्म होता है, और हमें पता है पीने के बाद मजे आते हैं, और उन मजे को निल करने वाली दवाई फ्लूमजेनिल। ज़ोल्पिडम के लिए भी सेम देते हैं, फ्लूमाजेनिल। अर्गट एल्कलॉइड जो है बहुत ज़्यादा वेसो कंस्ट्रिक्शन करते हैं, तो उसके लिए हम करते हैं वेसोडाइलेटर, जिसका नाम है नाइट्रोपरसाइड। तो नाइट्रोपरसाइड इज एंटीडोट फॉर अर्गट एल्कलॉइड पॉइजनिंग। साइनाइड पॉइजनिंग के लिए एंटीडोट ऑफ चॉइस इज हाइड्रोक्सोकोबालम। विटामिन B12 है जो कि इसको IV देते हैं। अगर ये ऑप्शन में ना हो देन यू शुड मार्क अमाइल नाइट्राइट, बट अमाइल नाइट्राइट को इनहेलेशनल रूट से देते हैं। ठीक, दोनों साइनाइड के एंटीडोट हैं, अमाइल नाइट्राइट इनहेलेशनल रूट से या हाइड्रोक्सोकोबालामिन IV रूट से। नॉर्मली IV प्रेफर करते हैं हाइड्रोक्सोकोबालामिन। थियोफाइलिन जो है हमने बताया था कि टैकिकार्डिया करता है, तो इसलिए बीटा ब्लॉकर जैसे एस्मोलोल वगैरह है, दे आर दी एंटीडोट एस्मोल। आइसोनायाजिड विटामिन B6 की डेफिशिएंसी करती है, तो एंटीडोट इज पिरिडॉक्सिन। पिरिडॉक्सिन विटामिन B6। वाल्प्रोएट हेपेटोटॉक्सिसिटी जो करता है उसके लिए L कार्निटिन देते हैं। L कार्निटिन इज गिवन फॉर वाल्प्रोएट हेपेटोटॉक्सिसिटी। क्लियर। तो ये हमने इंपॉर्टेंट ड्रग इंटरेक्शंस पढ़ी और कुछ एंटीडॉट्स पढ़े। ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑल्दो आई एडवाइज कि आप सारा चैप्टर जब बाकी सारे पढ़ लोगे, ऑलरेडी तुम कर चुके होगे, तो ये जस्ट रिवीजन के लिए। ओके, तो ऑल थिंग्स आर पॉसिबल इफ यू बिलीव। तो मेरा मैसेज ये है कि जस्ट बिलीव योर सेल्फ, यू कैन डू वंडर्स। ओके, थैंक यू वेरी मच।